बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में बेटे हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारा, फंक्शन एंड ग्राफ। चैप्टर 4 हम किस पे पढ़ने जा रहे हैं? फंक्शन एंड ग्राफ पर। अब फंक्शन एंड ग्राफ जो है बेटा, इसमें हमें जो डिस्कशन करनी है, सबसे पहले आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि फंक्शन किसे कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन है क्या? बच्चे अक्सर इसको लेकर थोड़े कंफ्यूज रहते हैं और परेशान रहते हैं कि सर फंक्शन समझ नहीं आता, क्या मसला है। तो बेटे कुछ बातें बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, आपने बस उनको समझ लेना है, याद रखना है और फंक्शन इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। उसे एक डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन भी बाद में हम डिस्कस करते हैं। पहले जरा हम लोग दो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, एक एक्स ले लेते हैं और एक बेटे हम लोग क्या ले लेते हैं? वाई। इसकी वैल्यू ले लेते हैं, फर्ज करें 1 2 3। इसकी वैल्यू ले लेते हैं बेटा ए बी और सी। जब x की वैल्यू y के साथ बेटे जब एक रिलेशन के साथ लिख दी जाए, इनमें एक ताल्लुक कायम कर दिया जाए, तो हम किसी भी तरह से वो रिलेशन बना सकते हैं। कहते हैं आप लोग 1 को x से मिला सकते हैं, 2 को b से मिला सकते हैं, 3 को भी b से मिला सकते हैं। हम 1 को b से भी मिला सकते हैं भाई, 1 को c से भी मिला सकते हैं, 3 को a से भी मिला सकते हैं, 3 को हम c से भी मिला सकते हैं। जब दो सेट आपस में इस तरह से मिले, सिंपली अगर हम इनको कहें ये इनकी प्रोडक्ट है, तो हम इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। बेटे मैंने जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो देखो जरा, सबसे पहले हमें इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 है, तो x मल्टीप्लाई बाय वाई में अगर आप लोग एलिमेंट्स निकालें तो बेटे वो इनकी भी प्रोडक्ट के इक्वल होंगे, 9 एलिमेंट्स। अब जब 9 एलिमेंट्स आ गए और आप उन 9 एलिमेंट्स का एक सेट है, उसके अगर आप सबसेट लिखें, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, सबसेट लिखने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो आपने 2 की पावर 9 कर देना है। 2 की पावर 9 करेंगे तो बेटे आपके पास 512 इसके सबसेट बन सकते हैं। और बेटा इन्हीं सबसेट्स को हम लोग फंक्शन की जुबान में बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अब देखिए, मैं एक रिलेशन कायम करने जा रहा हूं। 1 का रिलेशन ए से, 2 का रिलेशन बी से और 3 का रिलेशन भी किससे? बी से। अब ये मैंने एक रिलेशन बनाया, इस रिलेशन को आप किसी भी तरह बना सकते हैं। एक बात याद रखनी है, जिस तरह मर्जी बना दें, कोई मसला नहीं है। बस जो पॉइंट बताऊंगा वो याद रखने हैं, आप लोग समझ जाएंगे फंक्शन है या नहीं है। बस बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं, सर फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बेटे जो रिलेशन होता है ना, वो फंक्शन नहीं होता, जरूरी नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन जरूर है, क्योंकि हर रिलेशन से ही फंक्शन अखज होता है। हर रिलेशन फंक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन हर फंक्शन का रिलेशन होना जरूरी है। ताल्लुक होगा तो फंक्शन होगा। अब हम लोग उसके आगे एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जरा छोटी छोटी बातें समझ लें। बेटे मैंने एक रिलेशन लिखा, फंक्शन के अंदर हम दो चीजें इस्तेमाल करते हैं, डोमेन और बेटे हम लोग क्या यूज करेंगे? रेंज। बेटे आपके पास ये फंक्शन है हमारा और हमने इसको लिखा है, ये x से किधर जा रहा है? y की तरफ। एरो हमने किधर लगाए हैं? x से y की तरफ। x से y की तरफ एक फंक्शन है। तो बेटा जहां से फंक्शन शुरू होगा ना, उसकी वैल्यूज को डोमेन कहते हैं, और वो जहां जा रहा होगा उसकी वैल्यूज जो हमारे पास रिलेशन में आएंगी, पूरा सेट नहीं, पूरा सेट नहीं। जिस तरह मैंने रिलेशन बनाया और मेरे पास रिलेशन में सिर्फ कितनी वैल्यूज आई हैं? a और b। जो a और b रिलेशन में वैल्यूज आती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ये उसकी रेंज है। तो सर ये पूरी लिख दें तो बेटे a b c पूरा सेट लिखें, जिसको हमने y कहा हुआ है, तो y की सारी वैल्यूज कहलाती हैं कोडोमेन। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। डोमेन x की वैल्यू जहां से फंक्शन शुरू हुआ है, x से y की तरफ फंक्शन है, तो बेटा x की वैल्यूज डोमेन होगी। आप उल्टा भी कर सकते हैं, फंक्शन y से x की तरफ चला दे। जब फंक्शन y से x की तरफ आएगा तो बेटे फिर आपके पास y की वैल्यू डोमेन हो जाएंगी और x की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? कोडोमेन हो जाएंगी। और उनमें जो रिलेशन के साथ अटैच हो जाएंगी, उन्हें बेटे हम लोग क्या कहेंगे? रेंज कह देंगे।
सारी वैल्यूज अगर मेरा फंक्शन एक्स से वाई की तरफ है तो वाई की सारी वैल्यूज क्या है, कोडोमेन है। और बेटा इसमें जो रिलेशन के साथ मिल रही हैं, जिस तरह ये मैंने एक रिलेशन ताल्लुक बना दिया है, तो बेटा वहां पर जो आ रही हैं वो आपके पास क्या होंगी, रेंज होंगी। ये बात तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। क्योंकि ये थ्योरी की बातें हैं बेटा एक दफा सुनने से नहीं पता लगती, इनको जब आप बार बार सुनेंगे, रिपीट करेंगे, तो फिर ये इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे। बेटा कंडीशन क्या है जी, नंबर 1 वो कहता है अगर आप डोमेन लिखिए ना इसी फंक्शन की, ये आपके पास एक रिलेशन है आर, हम इसको भी फंक्शन नहीं कह रहे, अभी रिलेशन है, फंक्शन होना है कि नहीं होना अभी वो चेक करते हैं। हम इसकी डोमेन लिखते हैं आर की, और वो इस पहले सेट के बराबर होनी चाहिए, उसका क्या नाम है, एक्स। डोमेन किसके बराबर होनी चाहिए, आप रिलेशन उठाएं, उसकी डोमेन देखें, डोमेन किसे कहेंगे, मैंने कहा था एक्स की वैल्यूज को, और एक्स की वैल्यूज हमेशा कहाँ लिखते हैं, पहले। और रेंज किसे कहते हैं, बाद वाली वैल्यूज को, और बाद वाली वैल्यूज हमेशा कहाँ से लिखते हैं, वाई से। तो बेटे जब मैंने डोमेन यहां पर लिख दी, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स है, तो दूसरी कंडीशन वो कहता है आपके पास यहां पर जो y की वैल्यूज हैं, इधर x की हर एक वैल्यू के लिए, ईच एलिमेंट ऑफ x की हर एक वैल्यू के लिए y के अंदर एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। हम उसकी जगह पे, एलिमेंट की जगह वर्ड यूज करते हैं इमेज, अ यूनिक इमेज इन y फॉर ईच एलिमेंट ऑफ x की हर रकम के लिए y के अंदर एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। जैसा कि देखो 1a से मिला, 2b से मिला, 3b से मिला। अब 2 के लिए भी एक ही वैल्यू है इसमें, और 3 के लिए भी इसमें एक ही वैल्यू है। तो बेटे आपके पास अगर एवरी एलिमेंट, सेकंड कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज अ यूनिक इमेज इन y। x का कोई भी दो एलिमेंट किसी एक से नहीं मिलने चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए आगे एक ही एलिमेंट हो। 2 के लिए बी है, 3 के लिए भी बी है। अब अगर हमें यूं लिख देता, बच्चे कंफ्यूज, और शायद ये बात आप लोग थोड़ा मेरा ख्याल अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होंगे, मैं जरा एक एग्जांपल और कोड करता हूँ। ये एक्स है, ये वाई है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसको बेटे ए बी सी कर लेते हैं। भाई रिलेशन बनाना है ना, रिलेशन में आपको खुली छूट है, जो मर्जी करें आप रिलेशन बना लें। रिलेशन अब मैं बना रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 को ए से मिला रहा हूँ, 2 को बी से मिला रहा हूँ, 2 को सी से भी मिला रहा हूँ। अब x के एक एलिमेंट के लिए, एवरी एलिमेंट ऑफ x का एक एलिमेंट क्या है 2, उसके लिए y में कितने नंबर आ गए, 2 नंबर आ गए, 2 इमेजेस आ गई हैं। तो भाई हमने कहा था एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज अ यूनिक इमेज इन y के लिए भी उसमें एक यूनिक इमेज होना चाहिए। यहाँ पर कितने आ गए हैं, 2, लिहाजा भाई ये पॉसिबल नहीं है। ये रिलेशन तो है भाई, ताल्लुक है, ताल्लुक बन गया है, लेकिन फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। बस ये बातें आपने अच्छे से समझनी है। अगर किसी एक एलिमेंट के लिए y में 2 एलिमेंट्स आ जाएं, जिस तरह 2 के लिए आगे b भी आ गया और c भी जुड़ गया है, तो बेटा ये रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन होगा। बस ये 2 बातें अगर आपको समझ आ गई हैं तो भाई फिर आपके लिए फंक्शन कोई मसला नहीं। अब सिर्फ याद रखने के लिए मैं आपको यूं समझा देता हूं, आप समझ लें कि बेटे ये आपके पास जो x है ना, जिधर से फंक्शन जा रहा है, जिधर से फंक्शन शुरू हो रहा है, x से शुरू हो रहा है, y की तरफ जा रहा है, जहां से शुरू होना उसको आप समझ लें ये फीमेल का सेट है। किसका सेट है, ये फीमेल्स हैं, और ये क्या है, मेल का सेट है। तो बेटे ये आपके पास अगर हम लोग इसका रिलेशन कायम करें, तो हमारी जो हम चुके मुसलमान है, शरीयत मोहम्मदी के अंदर अगर एक रिलेशन की बात करें, तो बेटा आपके पास एक फीमेल जो है वो एक ही मर्द से निकाह कर सकती है, एक वक्त में एक ही मर्द से निकाह पॉसिबल है। अब आपके पास यहां पर ये देखें, ये फीमेल का सेट था, ये मेल का है, ये एक फीमेल है, यहां पर एक मेल के साथ इसका ताल्लुक है, ये दूसरी फीमेल इसका ताल्लुक है, इस तीसरी फीमेल का ताल्लुक भी उसी मर्द के साथ है। तो भाई मर्द के लिए तो इजाजत है ना, वो 2 से 1 से ज्यादा फीमेल के साथ रिलेशन कर सकता है, निकाह हो सकता है। यहां देखो, इसमें जब हम गए तो देखें जरा, ये 2 लिखा है,
मैंने कहा था फंक्शन किधर जा रहा है, एक्स से वाई की तरफ ना। अब अगर ये एक्स से वाई की तरफ जा रहा है तो मेरे बच्चों देखो ये कौन सा सेट था, फीमेल का सेट था। और पुत्र अगर ये फीमेल का सेट है तो भाई हमारी शरीयत के अंदर ये जो आपके पास एक फीमेल है आगे दो मेल से ताल्लुक कायम कर सकती नहीं है। तो ये आपके पास फंक्शन होगा नहीं, रिलेशन होगा, रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। निकाह के जुमरे में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो बेटा ये फंक्शन नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? उम्मीद है कि इस मिसाल से आप लोग इसको भूलेंगे नहीं। तो बेटा ये हम लोगों ने जब एक रिलेशन लिखा और हमने जब इस रिलेशन पर ये अपनी दोनों कंडीशन अप्लाई की, तो बेटा जरा इसकी डोमेन लिखे। हाँ, डोमेन किसे कहते हैं? पहली वैल्यूज को डोमेन आर की 1 है, 2 है, 3 है, क्योंकि किसके बराबर है? एक्स सेट के। और क्या हर एक एलिमेंट एक्स के लिए वाई में कोई दो एलिमेंट्स हैं? ऐसा नहीं है, हर एक के लिए एक ही एलिमेंट आगे वाई में पड़ा हुआ है। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज अ यूनिक इमेज इन वाई। तो बेटे इसका मतलब है ये रिलेशन फंक्शन है लेकिन ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ एवरी रिलेशन हैज नॉट अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन हैज अ रिलेशन। बेटे हर रिलेशन फंक्शन जरूरी नहीं है लेकिन हर फंक्शन के लिए रिलेशन होना जरूरी है। तो बेटे ये हमारे पास बेसिक बातें जो थे वो फंक्शन की। अभी और बहुत सारी बातें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे कि हमारे पास कब फंक्शन किसी रिलेशन को फंक्शन कहना है और कब फंक्शन नहीं कहना। उसके बाद बेटे हमारे पास फंक्शन की अब डेफिनेशन पे आ जाए, जरा चेक करते हैं। कहते हैं इफ एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ये दो नॉन एम्प्टी सेट थे, देन अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। एक्स से सेट किधर है? वाई की तरफ। एक्स से फंक्शन किधर है? सेट वाई की तरफ। तो फिर क्या हुआ? कहते हैं वो जो आपके पास फंक्शन होता है सेट एक्स से वाई की तरफ इज अ रूल। ये बेटे एक रूल है, ये एक आपके पास एक ऐसा रूल है जो आपको ये बताता है कि हम लोग एक्स की क्या वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स का वाई का क्या आंसर आएगा। और ये रूल हर एक तरफ डिफरेंट होता है। यूं समझ लें कि बेटा फंक्शन एक मशीन है और जब हम लोग मशीन्स बनाते हैं तो हर मशीन के रूल डिफरेंट हैं, सबके एक जैसे नहीं होते। बाज का ऐसा होता है आप मुख्तलिफ मशीन में इनपुट एक जैसे ही देते हैं लेकिन आउटपुट वही एक जैसा नहीं मिलता। जैसे एक सिंपल मिसाल देता हूँ, हम लोग पंखा इस्तेमाल करते हैं, वो हमें हवा देता है। इनपुट क्या है उसका? बिजली है ना, करंट है। करंट इनपुट है लेकिन उसका काम है हवा देना, वो विंड प्रोवाइड करता है। इसके पर अगर बल्ब की बात कर लें तो बल्ब का क्या काम है? उसने इनपुट वही लिया, लाइट ही ली है, करंट ही लिया है, लेकिन बेटा उसने आगे क्या दिया? आपको रोशनी दे दी है। वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, करंट लेकर लाइट दे रहा है। आप लोग यही करंट हीटर को दे दें, वो क्या करेगा? हीट देना शुरू कर देगा। तो बेटे बाज का जरूर अच्छा ये भी बात याद रखिए, जरूरी नहीं कि हर दफा एक जैसे इनपुट हो, इनपुट भी डिफरेंट हो सकता है। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर हम फंक्शन की एक मशीन समझ लें तो बेटे हम इसमें कोई इनपुट डालते हैं और हमें वो कोई आउटपुट निकाल के दे देती है। जैसा कि एक छोटी सी एग्जांपल हम एक फंक्शन की लिखते हैं, हम कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और मैं एक दूसरा लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। बेटे यहाँ पर x की वैल्यू 1 डाली, ये आपके पास एक रूल है। ये क्या है? एक रूल है, एक ऐसा रूल है जिसमें आपने इनपुट देना है तो आपको क्या मिलना है? आउटपुट मिलना है। 1 डाला, क्या आ गया? 3। 2 डालें तो आंसर कितना? 4। इस मशीन में x की जगह पे 1 रखें तो बेटे 6, 2 रखें तो बेटे आंसर कितना? 7। अब जरा देखें गौर से, दोनों रूल्स में जो दोनों मशीनें थी मैंने भाई x की वैल्यूज एक जैसी नहीं रखी, 1 to 1 2 ही रखा है, लेकिन बेटे जो मुझे आउटपुट मिला है वो दोनों का एक जैसा नहीं है क्योंकि दोनों का जो रूल डिफाइन किया गया था वो पुत्र एक जैसा नहीं था। और बेटे जब रूल एक जैसा नहीं होगा तो फिर सारी बात आउटपुट भी चेंज हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आप इनपुट सेम ही रखें, भाई ये भी बदल सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो आप लोग x की वैल्यू जो है आमतौर पर हम इसे कहते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेटा वो होते हैं जिनकी वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं करती। x को हम लोग क्या लिखा करते हैं? इंडिपेंडेंट। ये अपनी मर्जी से हम पुट करते हैं। और y क्या होता है? डिपेंडेंट।
जब हम लोग किसकी बात करेंगे, फंक्शन एक्स से वाई की तरफ। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, फंक्शन हमेशा हम किधर ले रहे हैं, एक्स से वाई। अगर हम लोग वाई से एक्स जाएंगे तो बेटा फिर आपके पास ये जो डिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और बेटे जो इंडिपेंडेंट है वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। फिर हमारा फंक्शन एक्स टू वाई हो जाएगा। फिर बेटे फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स टू वाई चला जाएगा। तो ये बातें बड़ी जरूरी हैं जिन्हें आप लोगों ने याद रखी। तो बेटे आप लोग एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से रखें, 1 2 रखी, यहाँ आप 3 4 5 6 7 कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रखें। तो बेटे आपके पास वाई का कोई ना कोई आंसर आएगा। ये इनपुट्स हैं, और ये बेटे हमारी उस मशीन की जिसमें हमने इनपुट डाला था, हमें उसने आउटपुट निकाल के कोई ना कोई दे दिया। और हर एक वैल्यू के लिए आपके पास आगे एक यूनिक इमेज ही होना चाहिए था। तो बेटे फिर वो हमारा फंक्शन होगा। अब आए जरा, वो कहता है जी सेट वाई इज अ रूल, एक ऐसा रूल है डैट जो करता क्या है, assign each element of set x exactly one element in set y। जो भाई x सेट में से कोई एक एलिमेंट लेता है और उसको पुट करता है, और उसके नतीजे में क्या निकल आता है, आपके पास y का कोई एक एलिमेंट आ जाता है। जैसा कि अगर हम इसी का एक फंक्शन बनाने की कोशिश करें, जरा इस बात को समझें। ये फर्ज कर लेते हैं जी, ये मेरे पास ये रूल था, वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, ये x था, ये बेटे y था। फंक्शन जा रहा है x से y की तरफ, x की वैल्यू 1 रखी, बेटे हमारे रूल ने ये कहा y कितना आएगा 6। x की वैल्यू 2 रखी, हमारा रूल कहता है यहाँ क्या आएगा 7। x की वैल्यू 3 रखें, बेटे आपका क्या आ जाएगा 8। तो ये आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू रूल जो वैल्यूज इनपुट दिए, और ये हमें उसके क्या मिल गए, आउटपुट मिल गए। इसके अलावा वैल्यू चेंज करते जाएं, आप लोग x की वैल्यू चेंज करते जाएं, बेटे y की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएंगी। तो अब वो यही कह रहा है, पढ़ो जरा, दोबारा पढ़ते हैं। If x and y are the two non-empty sets, x और y दो non-empty set हों, then a function from a set x to a set y, कहता फंक्शन सेट x से किधर होगा, y की तरफ। कब वाला, इज अ रूल, वो एक रूल है जो क्या करता है, डेट साइन, जो हमें एक वैल्यू देता है ईच एलिमेंट ऑफ सेट x, हर x के एक एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट y, y के अंदर उसका एक ही एलिमेंट आए। अगर बेटे एक से ज्यादा आ जाते हैं तो फिर वही बात आ गई, यहाँ पर आ जाएं, इसमें y के अंदर इस एक के लिए कितने एलिमेंट्स आ गए हैं, 2। तो भाई एक फीमेल 2 मेल से शादी तो कर सकती ही नहीं है, 2 मेल से पॉसिबिलिटी ही नहीं है, लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए से लिखा हुआ है एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट y, और इट इज रिटन एज f फंक्शन x फ्रॉम y। इसको बेटा इस तरह लिखते हैं, और इसको पढ़ेंगे x इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। x f फंक्शन है जो कहाँ जा रहा है, x से y की तरफ जा रहा है। ये बेटे फंक्शन के बारे में कुछ जरूरी बातें थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने फंक्शन पढ़ा, फंक्शन के साथ हमने बेटा उसकी एग्जांपल डिस्कस की, हमने उसके डोमेन को डिस्कस किया, उसकी रेंज को डिस्कस किया, उसकी को डोमेन को डिस्कस किया। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, ये जो मैंने आर लिखा है, अब चूंकि इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी थी, तो बेटे अगर आप लोग इसकी रेंज लिखते हैं तो इसकी रेंज क्या है, ए और बी, ए और बी, ये आपके पास रेंज है इस फंक्शन की। फंक्शन तो ये हो गया, क्यों हो गया भाई, डोमेन लिखी थी वो सेट एक्स के इक्वल आ गई थी, और हर एक एलिमेंट के लिए वाई में एक ही एलिमेंट मौजूद था। दोनों बातें पूरी हो गई, हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो गई, लिहाजा वो फंक्शन तो है। अब फंक्शन की जो बाद वाली वैल्यूज हैं उसको लिख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, रेंज। और यहाँ रेंज क्या आ रही है, ए और बी। और अगर वो कहता है जिसकी को डोमेन लिखें, क्या लिखने के लिए कह रहा है जी आपको, क्यों डोमेन। तो बेटे मैंने आपको कहा था वाई की सारी वैल्यूज लिख दें, ए बी और सी। जब भाई मैंने वाई की सारी वैल्यूज लिख दी तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बेटे उसकी को डोमेन हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने फर्क भी याद रखना है, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज को डोमेन। ये बेटे जब हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो अब हम लोग फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं जो उसने यहाँ पर आपको बताई हुई हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब उन टाइप्स के अंदर हम लोग जो है हम उसको लिखते हैं, और स्टेप बाय स्टेप फिर हम उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी बेटा देखो, फंक्शन की यहाँ पर 1 to 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। मैं कोशिश करूंगा इनको बड़े सादा अल्फाज में आप लोगों को एग्जांपल देके क्लियर कर दूं, ताकि आप लोगों के लिए मिक्सअप ना हो। बेटे हम लोग ना, चलें सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये एक आपके पास दो सेट हैं एक्स से वाई तक, इसकी वैल्यू फर्ज कर लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है। ये बेटे ए है, बी है, और ये क्या है, सी है।
इसको बेटा इससे मिला दिया, 2 को इससे मिला दिया, और एक वैल्यू इसमें और ऐड कर लेते हैं 4, और 3 को किससे मिला दिया, सी से। जब हम लोग इसको इससे ऐड कर लेते हैं और इसमें हम लोग जरा थोड़ा इसको मैं लंबा कर रहा हूँ ताकि जरा ज्यादा वैल्यूज हम उसको क्लियर कर सकें। ए बी सी डी ई, ये मैंने ना एक फंक्शन ले लिया, एग्जांपल लंबी हो गई, चलो हम थोड़ी छोटी एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। एक छोटी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये एक्स है, ये वाई, इसकी कंडीशन क्या है पहले वो सुने, वो समझे बेटे। ऑन टू फंक्शन, पहली बात ये है फंक्शन होगा तो ऑन टू होगा, अगर फंक्शन ही नहीं है तो भाई ऑन टू हो ही नहीं सकता। पहले फंक्शन होना शर्त है, फिर ऑन टू होगा। हम एक एग्जांपल दिखेंगे और हम देखेंगे कि भाई वो फंक्शन है कि नहीं, फिर हम ऑन टू देखेंगे। ऑन टू फंक्शन बेटे उस वक्त होता है, फर्ज करें ये ए है, ये बी है, चले 1 2 कर लें, 1 2 3, ये ए है और ये बी है, इसको बेटा इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। अभी आप लोगों ने इस चीज से भी परेशान नहीं होना, जो मैं बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। इस चीज से परेशान नहीं होना सर जी, पहले आपने 3 वैल्यूज ली थी, अब आपने 2 ले ली हैं, भाई अब 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, 10 लें, जितनी मर्जी लें, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस जो कंडीशन बता रहा हूँ वो याद रखो। कहते हैं ये फंक्शन तो है, हर एक वैल्यू के लिए आपके पास आगे एक यूनिक इमेज मौजूद है, ये मैंने मिला दी है। अब आपने जो ऑन टू फंक्शन है ना, वो आपको कैसे चेक होगा, आपने देखना है आपकी रेंज क्या कहती है। अगर बेटा रेंज, जो आपकी रेंज है, रेंज हमने किसे कहा था, रिलेशन में जो एलिमेंट्स आए वो रेंज है। बेटा इसकी रेंज क्या है आपके पास, ए बी, और ये है भी किसके इक्वल, वाई के। जब आपकी रेंज को डोमेन के बराबर आ जाए, रेंज किसके बराबर आ जाए, को डोमेन हो जाए, रेंज को डोमेन के बराबर आ जाए, मतलब जो रेंज के एलिमेंट हो वो सारे के सारे वाई के भी एलिमेंट्स हो, उसमें कोई एलिमेंट मिस ना हो। जिस तरह हमने पीछे एग्जांपल दी थी, कोई एक आध एलिमेंट उसमें मिस भी हो रहा था, जिस तरह हमने सी से नहीं मिलाया था, तो बेटे 2 एलिमेंट आ रहे थे, रेंज ए भी आ रही थी, सी मौजूद नहीं था, हमने सी लिखा ही नहीं। अगर आप सी लिख लेते हैं तो भाई फिर भी कोई मसला नहीं है, आपकी कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कंडीशन याद रखनी है, रेंज लिखे और वो अगर वाई के इक्वल आ गई है, फिर बेटा आपका फंक्शन कौन सा होगा, ऑन ऑन टू फंक्शन। इसको हम सर्जिक्टिव भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सर्जिक्टिव भी कहते हैं। अब 1 to 1 के लिए आओ, 1 to 1 के लिए बेटे आपके पास फिर वही बात है, हर एलिमेंट x के लिए, x के हर एलिमेंट के लिए y में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। यहाँ x के एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर इस 2 के लिए भी b था और 3 के लिए भी b था, इन 2 के लिए एक एलिमेंट अंदर मौजूद है, लेकिन 1 to 1 में एक के लिए सिर्फ एक, वन है नाम क्या है ना, सुनो, 1 to 1 एक से एक मुताबिक कर रहा है, एक के लिए सिर्फ एक। तो बेटे आप उसको, ये आपके पास अगर ए है, ये बी है, और यहाँ पर आप लोग 1 2 3 कर लें। अब मैंने इसमें 2 एलिमेंट्स ले लिए, उसमें 3 ले लिए, कोई मसला नहीं है, फंक्शन तो है ना। देखिए जरा कंडीशन लगाएं, फंक्शन कंडीशन क्या थी, डोमेन लिखो, चेक करो जरा इसकी डोमेन क्या है। पहली कंडीशन क्या थी, डोमेन लिखे आप लोग इस रिलेशन की, किसके बराबर आनी चाहिए, एक्स के, तो ये क्या है, ए बी एक्स के बराबर है। आप लोग देखें हर एक्स के एक एलिमेंट के लिए वाई में एक ही इमेज है, वाई में हर एक एक्स के लिए एक ही वाई की इमेज मौजूद है, लिहाजा फंक्शन तो है। अब इसमें जब एक के लिए एक होगा तो बेटे ऑन टू फंक्शन है, और जब आपके पास यहाँ पर डोमेन रेंज को डोमेन के बराबर आ जाए तो फिर कौन सा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ये दोनों बातें 1 to 1 और ऑन टू अगर किसी एक में ही इकट्ठी कर दें, दोनों बातें किसी एक में ही इकट्ठी कर दें तो वो बन जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये 1 2 और 3, बेटा ए को 1 से, बी को 2 से, सी को 3 से। आप ये भी तो कब से सोच रहे होंगे ना सर, इस तरह सीधा सीधा भी तो मिलाए ना, आप सीधा सीधा तो मिला ही नहीं रहे, कभी किसको कभी किसको कभी किसको। तो बेटे फिर मैं बार बार कह रहा हूं, आपको खुली छूटा जैसे मर्जी मिलाएं, बस कंडीशन याद रखें।
जब ए को 1 से, बी को 2 से, सी को 3 से मिला दिया तो बेटा इसकी रेंज लिखिए ना जरा। फंक्शन तो है, डोमेन ए के बराबर है और हर एक्स के एक एलिमेंट के लिए वाई में एक यूनिक इमेज मौजूद है। रेंज लिखे, एक्स से वाई की तरफ फंक्शन जा रहा है, रेंज और आर ये रिलेशन है, और अगर ये फंक्शन हो गया है, क्योंकि फंक्शन तो हो चुका है, एफ लिख लेते हैं। फंक्शन की जो रेंज है बेटे वो बाद वाली वैल्यूज होती हैं 1 2 3, और ये किसके बराबर है? वाई के। अगर वाई के बराबर है तो मैंने ये कंडीशन लिखी हुई है, अगर रेंज वाई के बराबर हो तो फंक्शन कौन सा होना चाहिए? ऑन टू। अब एक के लिए सिर्फ एक इमेज है कि नहीं, इसमें इन दो के लिए एक था, 1 to 1 में हमने कहा था एक के लिए सिर्फ एक। यहां पर रेंज भी वाई के इक्वल है, को डोमेन के बराबर है, और बेटे हर एक के लिए एलिमेंट भी सिर्फ एक ही है, तो ये ऑन टू भी है और एक के लिए एक होने की वजह से ये 1 to 1 भी है। तो बेटा जब दोनों कंडीशन इकट्ठी आ जाएं तो बेटे उस फंक्शन को हम कहते हैं, ये कौन सा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन। आगे जाके हम एक टर्म पढ़ेंगे, आपने याद रखनी है, इनवर्स फंक्शन। याद रखो बेटे, हर फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, हर फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं। हर वो फंक्शन जो बाइजेक्टिव होगा उसका इनवर्स लिया जा सकता है, हर वो फंक्शन जो बाइजेक्टिव होगा उसका इनवर्स लिया जा सकता है। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो बेटा उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हर फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। अगर हम उसका इनवर्स लेते हैं तो जिस तरह x के लिए y में यूनिक इमेज होना चाहिए, तो इनवर्स में क्या होता है भला? चले हम इनवर्स फंक्शन यहीं पे साथ ही डिस्कस करते हैं। इनवर्स फंक्शन बेटे ये आपके पास x है, ये y है, एक्स वाई, इसको ए बी सी कहा था। आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, मैं ये पुट कर रहा हूँ, आपका जो दिल करे पुट करें भाई, कोई मसला नहीं। हमने इसको इससे मिला दिया, ये फंक्शन है एक्स से वाई की तरफ। इनवर्स क्या हो जाएगा? इससे उल्टा। इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा? इससे उलट हो जाएगा। ये वाई है, ये एक्स है। अब बेटे आपका फंक्शन वाई टू एक्स हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। पहले ये इनपुट थे, ये आउटपुट थे, अब जो आउटपुट है वो क्या बन जाएंगे? इनपुट, और जो इनपुट है वो क्या बन जाएंगे? आउटपुट। 1 2 3 ए बी सी, ये बेटा इधर, ये बेटा इधर, ये बेटा इधर। अब आपके पास फंक्शन के अंदर ये जो वैल्यूज थी एक्स की, इन्हें क्या कहा करते थे? डोमेन। और वाई की वैल्यूज को क्या कहा करते थे? रेंज। इसके अंदर देखो जरा उल्टा नहीं हो गया, अब वाई से एक्स की तरफ आ रहे हैं। तो बेटे अब जो आपके पास जो फंक्शन होगा उसकी जो रेंज है वो आपके पास इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी, और जो आपकी फंक्शन की डोमेन होगी वो इनवर्स फंक्शन की रेंज। क्योंकि हमने कहा था पहले वाले एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? डोमेन, बाद वाले को रेंज। इसमें पहले वाले एलिमेंट ए बी सी हैं, बाद वाले 1 2 3 हैं। इसमें भाई पहले वाले 1 2 3 हैं, तो 1 2 3 इसके लिए क्या था? इसकी अगर मैं डोमेन लिखूं तो वो है ए बी और सी, और बेटे अगर मैं इसकी रेंज लिखूं तो वो आपके पास क्या है? 1 2 और 3। इनवर्स फंक्शन को बेटे हम f ऑफ -1 लिखते हैं, f-1 की शक्ल में। तो बेटे अगर आप लोग अब यहां लिखें तो जरा देखें, डोमेन ऑफ f इनवर्स, फंक्शन किधर जा रहा है भाई? y से x जा रहा है ना। तो बेटे पहली वैल्यूज क्या है? डोमेन है 1 2 3, और रेंज f इनवर्स वो बाद वाली वैल्यूज हैं a b c। तो जरा गौर करें, इससे हमने एक और नई बात सीख ली है। जो फंक्शन की डोमेन होती है वो बेटे आपके पास इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाती है। जो किसी फंक्शन की डोमेन होगी, डोमेन ऑफ, ये हमने आगे क्वेश्चन में स्ट्रेटजी लगानी है, आपने याद रखनी है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू द रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन क्या है? ए बी सी। इस फंक्शन की इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या है? ए बी सी। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, और बेटे रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये बात आपने बस याद रखनी। क्वेश्चन आएंगे हमारे पास एक्सरसाइज में, और उसमें वो आपको कहेगा जी बगैर सॉल्व किए इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखो। तो बेटे आपने कुछ नहीं करना,
आपने उसी फंक्शन की जो दिया है कि उसकी डोमेन रेंज लिखें, उसकी डोमेन को इनवर्स की रेंज बना दें और उसकी रेंज को इनवर्स की क्या करें, डोमेन बना दें। तो बेटा इस तरह से आप लोग जो है वो इनवर्स फंक्शन को भी डील कर लेंगे। तो इनवर्स फंक्शन भी मैंने साथ ही कहा चलिए डिस्कस हो जाएगा। तो भाई अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इनवर्स होगा और अदरवाइज इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इनवर्स पॉसिबल क्योंकि अगर बाइजेक्टिव नहीं होता तो फिर बेटे पता क्या होता है, अभी लोग एग्जाम्पल हो चुके एडवांस लेवल पे चली जाएंगी बातें। हमारे पास अगर इनवर्स मैं उसको डिस्कस करूंगा तो टॉपिक और बड़ा लंबा हो जाएगा। बात का ऐसा होता है कि अगर वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा ना तो बेटे आपके पास जब हम उसको इन्वर्स करेंगे फंक्शन में तो y के लिए x की वैल्यू पुट करेंगे, एक y का एक ही आंसर आएगा। लेकिन जब रिवर्स करेंगे तो फिर बेटे आपके पास y के लिए x के दो या x के लिए y के दो आंसर आ जाएंगे। जब एक के लिए दो आ रहे होंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था वही वाली बात शुरू रिपीट कर रहा हूँ भाई, एक फीमेल के लिए आगे दो मेल्स पॉसिबल नहीं है, एक फीमेल एक मेल के साथ ही जा सकती है। तो बेटा इसलिए जो है वो फिर हम कहते हैं भाई वो पॉसिबल नहीं रहता। तो ये बेटे हमारे पास कुछ फंक्शंस की टाइप थी, इनका भी डिस्कस करना जरूरी था। इसके बाद फिर बेटे हम लोग फंक्शन के कुछ ऑपरेशन पढ़ते हैं। मैं खैर उनको डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि समझ लें उसमें एडिशन है, उसमें बेटे उसकी सब्ट्रैक्शन है, उसमें बेटे उसकी मल्टीप्लीकेशन है और उसमें डिवीजन है। जिस तरह आप लोग आम पॉलिनोमियल्स को सम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, बेटा एज इट इज हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आप समझ जाएंगे। एडिशन में एडिशन ऑफ फंक्शन में एक फंक्शन मैंने दे दिया एफ ऑफ एक्स 2x + 3 और बेटे एक दूसरा फंक्शन उसका नाम दे दिया g ऑफ x, इसको पढ़ते हैं g ऑफ x। वो बेटे आ गया आपके पास 5x + 1। आपसे कहता है f ऑफ x में g ऑफ x को प्लस करो। बेटे हम इस नोटेशन को क्या करते हैं, f और g लिख लेते हैं इकट्ठा और चूंकि x वेरिएबल दोनों में कॉमन है हम उसको एक दफा लिख लेते हैं। हम उसे क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन लेके एक दफा लिख लेते हैं। अब इसका मतलब है f ऑफ x की, अब f ऑफ x की वैल्यूज लिखो 2 + 3 5 + 1। बेटे x में x जमा होगा क्योंकि लाइक टर्म में जमा होती हैं। 2x और 5x 7x 3 + 4। ये बड़ा सिंपल सा काम है। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो या माइनस लगा दें, माइनस कर दें। मल्टीप्लीकेशन होगी तो बेटा जिस तरह हम आम मल्टीप्लीकेशन करते हैं पॉलिनोमियल्स को वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। डिवीजन भी बेटे वैसे ही करनी। इसके साथ एक नया कॉन्सेप्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, वो भी बेटे हम डिस्कस करते हैं, उसको भी देखते हैं। जी बेटे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिशन मतलब कंबाइन करना है, आप लोगों ने इकट्ठा करना है। कंपोजिट से निकला कंपोजिशन, इकट्ठा करना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब है बेटे आपके पास कोई दो या दो से ज्यादा फंक्शन होंगे और हम उसको एक ही फंक्शन के अंदर इकट्ठा करके उसको सॉल्व किया करेंगे। डेफिनेशन पढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर फंक्शंस, दो और दो से ज्यादा फंक्शन को आपस में क्या करना है, आप लोगों ने जोड़ देना है, ग्रिप कर देना है। फंक्शन टू प्रोड्यूस अ न्यू सिंगल फंक्शन, जिससे एक नया सिंगल फंक्शन बन जाए। और बेटे आगे वो कहता है द कंपोजिशन ऑफ ऑपरेटर ओ, जहां पे भी आपको ये ओ लिखा हुआ नजर आएगा ना पुत्र, आपने समझ जाना है कि ये किसको शो कर रहा है, इसको कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है, कंपोजिट करना है आपने, उसका कंपोजिशन करना है। टू फंक्शन एफ एंड जी एंड रिजल्ट अ न्यू फंक्शन, और उसको बेटा हम ऐसे लिखते हैं जी ऑफ एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू जी इंटू एफ ऑफ एक्स। अब इसमें ना बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, सर किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है। मैंने एक एग्जांपल लिखी है, मैं उसको इंशाल्लाह सॉल्व करता हूं। बेटे जो पहले आए ना, जो पहले आए, जिस तरह इसमें जी पहले आया, कभी एफ भी पहले हो सकता है, जो पहले आए वो मेन फंक्शन है हमारा। आपने पहले पहले की वैल्यू लिखनी है, बाद में दूसरे वाली की वैल्यू को कहां पुट करना है, जहां जहां एक्स लिखा होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जरा बात ध्यान से सुनने वाली है। जब इस तरह लिखा हो, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, बस इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग इसको याद रखेंगे इंशाल्लाह आपके लिए परेशानी नहीं रहेगी। जी ऑफ एफ इंटू एक्स है और बेटे इसको जी इंटू एफ ऑफ एक्स लिखना है। जो पहले आ जाए ना, जी आ जाए एफ आ जाए कुछ भी आ जाए, वही आपका मेन फंक्शन होगा, वो आपने सबसे पहले लिख लेना। जब आपने वो लिख लिया
तो उसके बाद बेटे आपने क्या करना है, जो आगे लिखा हुआ, जिस तरह एफ आगे लिखा हुआ है, तो आपने वही जो मेन फंक्शन लिखा है उसके अंदर जी या एफ की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन कहां भला, जो उसके अंदर वेरिएबल होगा, जो उसके अंदर वेरिएबल दिया होगा उसके अंदर वो वैल्यू पुट कर दें, बस आपका काम खत्म। देखिए जी मैं यही फाइंड कर रहा हूं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसको हम लिखते हैं जी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो बेटा मेरे पास मेन फंक्शन कौन सा है, जी, तो मैं पहले किसको लिखने जा रहा हूं, जी की वैल्यू सबसे पहले मैंने लिख लेनी है, कितनी है 4x-1। यहां तक तो कोई मसला नहीं है, पहले मेन फंक्शन जी है, उसको भाई लिख लो आंखें बंद करके, इसमें तो कुछ पर सोचने वाली बात ही नहीं है। अब जी ऑफ एक्स तो आ गया, अब आपने इसमें दूसरा ऐड करना है, उसको कंबाइन करना है इसके अंदर, कैसे भला, जी इंटू एफ ऑफ एक्स। जरा गौर करें, जी वैसे ही लिखा है, एक्स की जगह पे क्या आ गया है एफ ऑफ एक्स, बस जहां एक्स आए वहां किसकी वैल्यू लगा दो, एफ ऑफ एक्स की, बात खत्म हो गई, इसमें मसला ही कोई नहीं है। ये बेटे 4 लिखा एक्स, और एक्स की जगह पे मैं क्या लिखने जा रहा हूं यहाँ पर, एफ की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स है ना, उसको पुट करना है, वो यही तो हिंट दे रहा है कि जी ऑफ एक्स मेन फंक्शन था, अब फंक्शन लिख लिया, जहां एक्स है वहां क्या लिखो, एफ ऑफ एक्स। बेटे अगर यहाँ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिखा है तो मेरे भाई यहाँ पे भी तो लिखना है ना, तो एक्स की जगह पे वैल्यू लगाओ 2x+3, और ये क्या आ गया -1, इसको बेटा सिंप्लीफाई कर दो, 8x+12 -1, 8x 12 में से 1 निकाल दे बेटे, आपके पास कितना आ जाएगा 11। ले जी ये आपके पास क्या आ गया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया। इस तरह हम लोग फंक्शन जो है उसकी कंपोजिशन कर लेते हैं। अब इसके बाद बेटे एक जो हमारी जो उसने सारी थ्योरी पेश की हुई है आपको, उसका एक कॉन्सेप्ट रह गया, वो भी जरा सुन लें। वो बेटे आपके पास फंक्शन की टेस्टेबिलिटी है कि हम किस तरह टेस्ट कर सकते हैं कि ग्राफ के जरिए कोई भी फंक्शन चीज, कोई इक्वेशन का ग्राफ फंक्शन होगा कि नहीं होगा। बेटे उसके लिए नंबर 1 वर्टिकल लाइन टेस्ट है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। पीछे तो हमने बड़ी बातें की है ना, डोमेन इस तरह होगी, रेंज इस तरह होगी, ये एलिमेंट यूनिक इमेज होंगी, एक के लिए एक होगा कि नहीं होगा, दो हो जाए तो क्या होगा, फिर जाके हमने ये सीखा था कि भाई फंक्शन है कि नहीं है। अभी वो कहते हैं भाई अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी गई है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कुछ भी है, आप उसका ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ से चेक करके बताएं वर्टिकल लाइन टेस्ट से ये फंक्शन है कि नहीं है। तो भाई जरा सोचो ना, पहले जरा फंक्शन को रिवाइज करो, दिमाग में लाओ। हमने कहा था एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वाई में एक यूनिक इमेज, वाई में एक यूनिक इमेज। वो कहता है फर्ज करें आपने ये ग्राफ बनाया, एक पैराबोला का ग्राफ, आपने एक वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे ड्रॉ कर देनी, और इस लाइन को आप लोग दाएं बाएं शिफ्ट करके देखें, आगे ले आए, पीछे ले जाएं, इधर ले जाएं, इस ग्राफ के अंदर जहां मर्जी मूव कर लें वर्टिकली, इस तरह से। जब आप इसको मूव करा रहे हैं आगे पीछे, कभी इसको ला रहे हैं, कभी आप इसको एक्स की दाएं तरफ ले जा रहे हैं, कभी बाएं तरफ ला रहे हैं, कभी एक्स एक्सिस के 0 के करीब ला रहे हैं, तो बेटा इसकी पोजीशन चेंज करने पर अगर ये फंक्शन को जो ग्राफ हमने बनाया हुआ है वो एक ही पॉइंट पे कट करे तो फिर ये ग्राफ फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। जैसा कि मैंने लाइन लगाई, यहां लगाऊं तो भी एक ही पॉइंट पे कट करेगी, यहां लगाऊं तो भी एक ही पॉइंट पे, यहां लगाऊं तो भी एक ही पॉइंट पे, इसको यहां ले जाएं फिर भी एक ही पॉइंट पे कट करेगी। अगर बेटे मैं ये ग्राफ कुछ इस तरह बनाता, अब जरा गौर करें, मैं एक वर्टिकल लाइन लगा रहा हूं, इसने इसको क्या कर दिया है, कितने पॉइंट पे मीट कर गई है, 2 पॉइंट पे। और मेरे बच्चों अगर 2 पॉइंट पे मीट कर गई है तो हमने तो कहा था भाई एक के लिए 2 पॉसिबल है ही नहीं, तो बस जब एक के लिए 2 पॉसिबल नहीं है तो 2 पॉइंट पे मीट कर गई, लिहाजा ये भाई ग्राफ कोई फंक्शन हो सकता नहीं, तो ये फंक्शन नहीं। आप कोई भी एग्जांपल इस तरह के ले सकते हैं, आप कोई और ग्राफ ले लें, फर्ज करें हम लोगों ने ये ग्राफ ले लिया, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, कहीं पे भी ड्रॉ करें एक ही पॉइंट पे मिल रही है, एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं मिल रही, तो ज्यादा ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा। तो बेटे इस तरह आप लोग चेक कर सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन को चेक करने के लिए एक वर्टिकल लाइन टेस्ट है। इसी तरह एक टेस्ट वो आपकी बुक में और भी देता है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वो कहता है जी आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या करते हैं,
अगर आपने ये ग्राफ बनाया हुआ है जिस तरह ये है, तो आप इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें यूं। पहले वर्टिकल लाइन खींची थी, अब हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। अगर बेटे एक ही पॉइंट पर मीट करे, अगर एक ही पॉइंट पर मिले तो फंक्शन 1 to 1 होगा। कौन सा फंक्शन होगा? 1 to 1। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये आपको फंक्शन नहीं बताता, ये आगे 1 to 1 बताता है। 1 to 1 है कि नहीं? बेटे एक लाइन पे मीट करेगा तो 1 to 1 है, नहीं करेगा तो नहीं। जैसा कि हम इसी को अगर डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप इसको देख सकें, ये तो ये मैंने एक लाइन खींच दी, इसने इसको क्या किया है, 2 पॉइंट पे टच कर दिया। फंक्शन तो है, क्योंकि अगर आप वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो इसको क्या करेगा, एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, लेकिन भाई 1 to 1 नहीं। तो भाई ये आप लोगों ने बातें जो हैं, ये उसने जो थ्योरी दी थी बेटे, वो जरूरी थी। इन सारी बातों के बारे अगर हम एक्सरसाइज शुरू करते तो शायद हमें कॉन्सेप्ट क्लियर ना होते। इनको बताना इसलिए जरूरी था ताकि हम लोग अब जब एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो बेटे हमें ये सारी चीजें हमारे लिए आसान और फिंगर टिप्स में होंगी। बस हम लोग उनको सोल्व करते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद है बेटे आपने इसको यहाँ तक अच्छी तरह समझ लिया होगा। आप लोगों ने इन्हीं को बार बार सुनना है, रिपीट कराना है। जब आप लोग इसको 3-4 दफा, क्योंकि पहली दफा बेटे कोई भी जो है वो इतना हाई फाई हमारे पास नहीं है कि हम लोग उसको लिख लें, उसको एक ही दफा समझ लें। तो बेटा 3-4 दफा सुनने से उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो भी हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज 4.1 है हमारी। उसने 2 फंक्शन दे दिए, एफ ऑफ एक्स का और जी ऑफ एक्स का। कहते जी आप इनको ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें। तो भाई ये तो बच्चों वाला काम है ना, और तो मसला ही नहीं है। खैर आप कह रहे होंगे सर भी हम भी तो बच्चे ही है ना, तो भाई बच्चे हैं तो आप लोग कर लेते हैं। आ जाए जरा, इसको फाइंड करना है और इसको हम लोग एफ ऑफ जी इंटू एक्स लिख सकते हैं। बेटे एफ ऑफ जी पहले है, उसकी वैल्यू लगाओ कितनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले आ गई, वो दिखा क्या है जी 2x + 5, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है बेटे 3x - 2। बेटा एक्स में एक्स ऐड होगा, लाइक टर्म है। 2 + 3 बेटा कितना, 5x। 5 में से बेटे 2 माइनस होगा तो कितना रह जाएगा, प्लस का 3। डन। फिर बेटे सेकंड पार्ट, उसने कहा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करना है, फाइंड करना है। इसको अगर आप कॉमन नहीं लेते भाई, ऐसे भी लिखा रहने दें तो मुझे कोई इतराज नहीं है। एफ ऑफ एक्स पहले लिखे, 2x + 5 माइनस है तो बेटे ब्रैकेट जरूर लगानी है। असूल बनाने जिंदगी का, माइनस हो और आगे एक से ज्यादा वैल्यूज हो तो पहले ब्रैकेट जरूर लगाएं। बाद में साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। बाज़ औक़ात हम जब डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग साइन चेंज करना भूल जाते हैं, उससे बेटे मिस्टेक हो जाती है। बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x + 5 - 3x माइनस +2। बेटे 2x में से 3x निकाल लें तो 3 बड़ा है, माइनस का है तो साथ माइनस साइन आ जाएगा। -x 5 + 2 बेटे कितना, 7। सिमिलर बेटे सेकंड पार्ट क्वेश्चन में उसकी उसने कुछ पार्ट दे दिए, कहता है f को gx से मल्टीप्लाई कराओ। तो भाई कर देते हैं, f डॉट g ऑफ x। बेटे f ऑफ x की जगह पे f ऑफ x की वैल्यू, g ऑफ x की जगह पे g ऑफ x की वैल्यू। मल्टीप्लीकेशन का रूल हमने क्या पढ़ा था, ब्रैकेट्स को पहली वैल्यू पकड़े, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। तो कर देते हैं, x × 2x + 4। फिर बेटा 2 को पकड़े और पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दें। इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 2x की 2 + 4x + 2 2 4x + 2 4 8, 2x² + 8x + 8। डन। इस पे आ जाए, इनको मल्टीप्लाई करना है। gx कहता है पहले लिख लो, तो भाई लिख लेते हैं, gx डॉट f ऑफ x। gx की वैल्यू बेटे 2x + 4 है, और बेटे f ऑफ x बाद में लिखना है, उसकी वैल्यू कितनी है, x + 2। काम फिर वही, 2x को पकड़ा, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, और बेटे 4 को लिया और पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कराओ मेरा पुत्र, यहाँ पर 2x की 2 आ जाएगा, +2 2 4x + 4x + बेटे 8। ये बेटे 2x² + 8x + 8, ये भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट में कहता है भाई डिवाइड कर दो, तो आ जाए डिवाइड लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स को gx से डिवाइड करना है। बेटे ऊपर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखिए, कितनी है, x + 2 ओवर बेटे जी ऑफ एक्स कितना है, 2x + 4। बेटे x + 2 वैसे ही लिखो, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ले लें।
जब 2 कॉमन आएगा तो कॉमन का मतलब उसके साथ अंदर वाली वैल्यू को डिवाइड करना है। बेटे जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा x+2, ये x+2 से कट गया। बेटे आंसर कितना हमारे पास 1/2। पार्ट 4 पे अगर हम चलें तो बेटे पार्ट 4 में उसने कहा g ऑफ x ऊपर रख देना है और बेटे f ऑफ x कहाँ ले आना है, नीचे। कहता है ये भी फाइंड करो, तो बेटे जरा इसको भी फाइंड कर लेते हैं। g ऑफ x ऊपर रखें, f ऑफ x मेरे भाई नीचे रखें। g ऑफ x की वैल्यू मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, 2x+4। और बेटे f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x+2। अब ये नीचे आ गया। अब देखो ऊपर दोनों में से फिर क्या कॉमन है, 2। अंदर पुत्र क्या आ गया, x+2। नीचे क्या है आपके पास, x+2 एज इट इज। ये बेटा फिर आपस में क्या है, सेम कट गए और आंसर बेटे कितना आ गया, 2। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट है। जी बेटा क्वेश्चन 3, पहला पार्ट उसका f ऑफ x g फंक्शन दिए गए हैं और कहते हैं इनकी कंपोजिशन कर दें। आपको नजर आ रहा होगा ना, f ऑफ g इंटू एक्स लिखा हुआ है। तो मैं कहता जब भी इस टर्म में लिखा हुआ आ जाए तो आपका मतलब है इसका कि आपको उसको क्या करके दिखाना है, कंपोजिट करनी है, उनका कंपोजिशन करना है। बेटे ए पार्ट पहले के लिए उसने लिखा है f ऑफ g ऑफ x, ये बेटे आपने फाइंड करना है। मैंने आपको कहा था भाई याद रखो जो पहले लिखा हुआ है वो आपका मेन फंक्शन है, उसी को पहले लिखना है। पहले f लिखा हुआ है तो आप f ऑफ x की वैल्यू लिखें, आंखें बंद करके जो पहले आया लिख दें, 2x+3। फिर बेटे आप लोगों को इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को हम यूं लिखते हैं f इंटू जी ऑफ एक्स। f ऑफ g ऑफ x को बेटे हम किस टर्म में लिखते हैं, इस टर्म में। अब हमने किया क्या, देखो जरा, x की जगह पे क्या लगा दिया है, gx ना। तो बेटे आप भी यहाँ क्या करो, x की जगह पे g की वैल्यू लगा दो। x की जगह पे g कितने है, x की पावर है 3। x क्या है उसका क्यूब पुट कर दिया, बस वो अंदर लिख लें बाहर लिख लें, चलें हम इसके यहाँ पुट कर देते हैं। सिंप्लीफाई करें, 2x का क्यूब प्लस बेटा 3 एज इट इज। क्वेश्चन कंप्लीट। बेटे इसी का बी पार्ट, उसने कहा g ऑफ f ऑफ x, ये फाइंड करो। बेटे पहले क्या लिखा है, g मेन फंक्शन है, g को लिख दो। g ऑफ x की वैल्यू आंखें बंद करके पुट करो, x का क्यूब है। फिर आपने g इंटू एफ ऑफ एक्स निकालना है। इसका मतलब होता है इस तरह लिखना है, x की जगह पे क्या लिखा, f ऑफ x। बेटे x लिखा, x की जगह पे क्या वैल्यू है, x की जगह पे f ऑफ x पुट करना है, वो कितना है 2x+3 और इस पे बेटे क्या है, क्यूब। बस खत्म। हमने तो बनाना ही था ना कंपोजिट फंक्शन, ओपन ओपन क्यूब करने की जरूरत नहीं। सी पे आओ, सी पे हम चलते हैं। दूसरे बेटे क्या पूछ लिया आपको, एफ ऑफ एफ इंटू एक्स। तो बेटा मेन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। लिखो पहले एफ ऑफ एक्स कितना है, 2x+3। अब बेटे इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स। और बेटे यहाँ जहां जहां x है वहां किसकी वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ एक्स की। तो वो कितनी है, x की जगह पे फिर क्या लिखूं, 2x+3। एक ही x था तो बेटे वो वैल्यू लिखी और यहाँ +3 वैसे का वैसे। इसको बेटे मल्टीप्लाई करा दो, 2 to 4 + 6 + 3, तो ये आ जाएगा 4x+9। सी भी खत्म। फिर बेटा चल रहे हैं डी की तरफ। डी क्या है जी हमारा, उसमें जी ऑफ एक्स है। बेटा मेन फंक्शन पहले क्या लिखा है, जी, वो पहले लिख लो। जी ऑफ एक्स का फंक्शन कितना है, एक्स का क्यूब। अब बेटे इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी इंटू जी ऑफ एक्स। अब हमने क्या किया है, देखो जरा, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, जी एक्स की वैल्यू। बेटे एक्स की जगह पे जी एक्स भी कितना था, एक्स का क्यूब था, और बाहर पावर कितनी है, 3। 3 3 9, तो आपके पास जी ऑफ एक्स भी निकल आया। पहला पार्ट बेटे हमारा कंप्लीट। जी प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट। अब उसने फंक्शंस बदल दिए हैं। पहले पार्ट में ये फंक्शंस थे, अब उसने बेटा बदल दिए हैं। बस काम वही है, यही चारों के चारों पार्ट ए बी सी डी जो हमने लिखे हैं बेटे यही फाइंड करने हैं। तो पहले ए वाले में वो क्या लिखता था आपको, वो कहता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो बेटा मेन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स लिख लो, वो कितना है 2/x। अब एफ इंटू जी ऑफ एक्स, बेटे जहां x था वहां जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगानी है।
ये 2 वैसे ही x की जगह पे जी एक्स की वैल्यू लगाओ, कितनी है 2x² माइनस 1। क्वेश्चन कंप्लीट। फिर बेटे बी पार्ट, उसमें उसने g पहले लिख दी है, g ऑफ f ऑफ x। बेटा मेन फंक्शन क्या है आपका, पहले लिखा हुआ मेन होता है g ऑफ x लिखा, g ऑफ x की वैल्यू लगाओ, कितनी है 2x² माइनस 1। अब आपको क्या चाहिए g ऑफ f ऑफ x। तो बेटे आपने करना क्या है, 2 लिखा, x की जगह पर f ऑफ x लगाना है, वो कितना है 2/x और इसका स्क्वायर माइनस 1। इधर ही सिंप्लीफाई कर देता हूं, इज इक्वल टू, बेटे आपके पास 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर कितना 4/x की 2 माइनस 1। ये बेटे वैसे ही लिखा, 2 4 8/x की 2 माइनस 1। ये आपके पास बी का आंसर भी आ गया। फिर बेटे हमने इसके लिए किसकी वैल्यूज निकालनी है, सी वाली। सी की वैल्यूज देखते हैं हम लोग, ये बस यहां तक लाइन काफी है। सी क्या था, ये सी है f ऑफ x। बेटा मेन फंक्शन f ऑफ x है, f ऑफ x की वैल्यू लगाओ जरा, कितनी है 2/x। अब f इंटू एफ ऑफ x ही लगाना है, 2 लिखा, x की जगह पे फिर उसकी वैल्यू 2/x। बेटा ये जो डिनोमिनेटर में डबल फ्रैक्शन आ जाए तो नीचे ही रकम उठ के कहाँ चली जाती है, ऊपर। 2 बेटे x ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 2 2 से कट जाएगा। आंसर बेटे कितना आ जाएगा, f इंटू एफ ऑफ x का x आ जाएगा। डी पार्ट, डी पार्ट के अंदर बेटे उसने g ऑफ x कह दिया, g ऑफ x। बेटा ये फाइंड करना है, मेन फंक्शन कौन सा है आपका g ऑफ x। g ऑफ x की वैल्यू लिख दो 2x² माइनस 1। अब g इंटू जी ऑफ x, बेटे 2 लिखा, x की जगह पे फिर क्या लिखना है gx की वैल्यू, वो भाई कितनी है, जब मैं उसको पुट करता हूं तो वो है 2x² माइनस 1, इसका स्क्वायर माइनस 1। ये बेटे हम लोग 2 वैसे लिखे, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास a की वैल्यू जो है बेटे उसका स्क्वायर, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। बेटे पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू माइनस 1। वैसे ही इसको बेटा सिंप्लीफाई करें, ये कितना आ जाएगा 4x की 4 प्लस 1 माइनस, आपके पास बेटा कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पर 2 लगाना है क्योंकि इसके ऊपर 2 मौजूद था, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा माइनस 4x की 2 और माइनस 1। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 2 4 8x की 4 प्लस 2 1 2 माइनस 8x की 2 माइनस 1। बेटे ये 8x की पावर 4 माइनस 8x का स्क्वायर प्लस 2 में माइनस 1 करेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा प्लस 3। ये बेटे हमारा सेकंड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हुआ। अच्छा बेटे पार्ट 3, 2 फंक्शन उसने फिर दे दिए, आगे वही ए बी सी पूछ रहा है। ए पार्ट क्या था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये बेटे फाइंड करना है। मेन फंक्शन एफ है तो पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लें 2x माइनस 1। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जहां जहां x है वहां आपने किसकी वैल्यू लगानी है, जी एक्स की, तो वो कितनी है x प्लस 1/2 माइनस 1। ये बेटा 2 2 से कट गया, x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 से कट गया, आंसर बेटे कितना x। फिर बेटा बी पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें g ऑफ x क्या कहता है, पहले लिखता है g ऑफ f ऑफ x, कहता है फाइंड करो। भाई पहले g लिखा है तो g मेन फंक्शन हुआ, g फंक्शन लिखो। g फंक्शन कितना है x प्लस 1/2। अब बेटे g की जगह पे आपको क्या लिखना है f ऑफ x, जहां जहां x है वहां f ऑफ x की वैल्यू लगाओ। f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 1, x क्या भी लिखा, फिर बेटे प्लस 1 वैसे ही, नीचे का 2 वैसे ही, प्लस 1 माइनस 1 से कट गया, 2x/2 2 2 से कट गया, और बेटे वैल्यू फिर कितनी आ गई x। अभी चूंकि आगे जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ पीछे करते हैं। अभी बेटे हम लोग इसके सी पार्ट की तरफ चल रहे हैं। सी क्या था, एफ ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है। मेन फंक्शन पहले एक्स लिखा है, एफ ऑफ एक्स लिखे। एफ ऑफ एक्स बेटे कितना है 2x
-1। एफ ऑफ एक्स का मतलब हुआ जहां जहां एक्स है वहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाएं, और एफ ऑफ एक्स कितना था 2x -1 -1। ये बेटे 4x -2 -1, 4x -3। कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई किया 2 2 4 2 1 2 -1 -1 -2 -3 हो गया। बेटे फिर कहता है जी ऑफ एक्स फाइंड कर लो। बेटे आपका मेन फंक्शन जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स लिखो। जी ऑफ एक्स कितना था x+1/2। अब आपको g इंटू जी ऑफ एक्स निकालना है। इसका मतलब है जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लगा दो, जी ऑफ एक्स लगा दो। एक्स की जगह पे बेटे क्या पुट कर दिया, एक्स की जगह पे जी की, जी ऑफ एक्स की वैल्यू x+1/2 ब्रैकेट +1 ओवर बेटे क्या है 2 है। अब हम लोग इसका जरा थोड़ा सिंप्लीफाई करके एलसीएम ले लेते हैं। ये बेटे x+1/2 +1/1 कुछ नहीं, और नीचे फ्रैक्शन में कितना है 2। ये बेटे लिखा, इन दोनों के एलसीएम लें, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बेटे इस 2 को जब आप लोग एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 2 से कटेगा, 1 रह जाएगा, 1 x+1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बेटे 2 आएगा, 2 1 2 आ जाएगा। ये बेटे वैल्यू नीचे आ जाएगी, x 2 + 1 कितना बेटा 3/2, और ये वाला 2 बेटे नीचे एज इट इज रहेगा, तो x + 3/4। इसके साथ ही बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। कहता है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो फिर वैल्यू k की निकालनी है। कंडीशन ये है कि हम f ऑफ g ऑफ x निकालेंगे, बेटा g ऑफ f ऑफ x निकालेंगे, दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे, इक्वल करेंगे, k का आंसर आ जाएगा। तो आए जी पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, f ऑफ g ऑफ x फाइंड करते हैं। ये फाइंड करना है भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f इंटू जी ऑफ एक्स। ये बेटे आपको फाइंड करना है। मेन फंक्शन इसको लिख दो, मेन फंक्शन क्या है f ऑफ x का। f ऑफ x क्या है बेटा आपके पास, लिख लें 3x + 2। अब आपको क्या चाहिए, f ऑफ g ऑफ x। अब जहां जहां x है वहां gx की वैल्यू लगा दो। x की जगह पे gx कितना था 6x - k + 2 वैसे बेटे 6 3 18 -3k + 2, 18 जमा 2 बेटा 20 -3k। ये आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड आई। अब जी ऑफ एक्स निकालना है, इसको क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके पास क्या आया है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसकी जगह पे ये लिखते हैं, इसकी जगह पे ये लिखते हैं, इससे कोई मसला नहीं। ये बेटे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जी इंटू एफ ऑफ एक्स। अभी बेटा आपको जब ये फाइंड करना है तो मेन फंक्शन कौन सा है, जी लिखा है, जी की वैल्यू लगा दो। जी ऑफ एक्स कितना है मेरे भाई, अच्छा बेटे यहाँ देखें जरा, ये एक्स भी आना है, 6 3 18x, और यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस नहीं होगा, ये 18x और ये बेटे +2। अब ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है आपको, ये वाली साइड वो हमने लिख ली, इसके अंदर मेन फंक्शन जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी। अब आगे चलें, आगे क्या कहता है, आगे कहते हैं जी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करो। बेटे जहां जहां एक्स है वहां पर आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगानी है। 6 लिखा, एक्स की जगह पे किसकी वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ एक्स की। वो बेटा कितनी है 3x + 2, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है -k। हमने 6 वैसे लिखा, -k वैसे लिखा, x की जगह पे आपको चूंकि एफ ऑफ एक्स लिखना था और वो कितना था 3x + 2 हमने लिख दिया। 6 3 18x, 6 3 2 12 एंड -k। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2, और इसे वो नाम मिट गया, इसे हमने क्वेश्चन नंबर क्या कहा था 1। बेटे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उसने कहा था अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक आपके पास जो वैल्यू थी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू बेटे किसके इक्वल थी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। बेटे वैल्यू पुट करो, ये क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू पुट करो ना जरा। 18 -3k 18x है, x फिर भूल गया, 18
एक्स प्लस 2, इधर बेटे क्या है 18x प्लस 12 माइनस के, बेटे 18x प्लस का ये भी प्लस का कट गया, माइनस 3 के, ये के इधर ले आओ, इधर आके किसका हो गया प्लस का, 12 है 2 उधर ले जाओ, किसका हो गया माइनस का, 3 में से के निकाला, बेटे आपके पास कितना रह गया माइनस का 2 के, ये रह गया 10 के, इधर रखा 10, माइनस 2 उधर ले जाके डिवाइड करा दे, बेटा आंसर कितना आ जाएगा 5। तो के की वैल्यू उसने आपसे कहा था, पूछी थी मालूम करो, वो भाई हमने मालूम कर दी। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन भाई दे दिए आपको, कहता है बेटा ये बारी बारी कैलकुलेट करो, तो फिर वही ये बड़ा आसान सा काम है, अगर आपने पिछला अच्छे से सीख लिया है तो बेटा ये मसला ही नहीं है। पहले पार्ट में उसने आपसे कहा जी ऑफ एफ ऑफ 4 निकालना है, बेटा पहले क्या लिखा है जी, तो मेन फंक्शन जी हुआ, तो आप जी ऑफ एक्स लिखें, जी ऑफ एक्स कितना है, तो आपके पास है 2x प्लस 3, फिर बेटे जी ऑफ एक्स के अंदर क्या आ गया है एफ ऑफ एक्स, हम पहले एक्स लिखेंगे बाद में वैल्यूज लगाएंगे, जहां एक्स है वहां पर एफ ऑफ एक्स लगाना है, वो कितना है 3x प्लस 2 प्लस 3, 3 2 6x प्लस 4 प्लस 3, 6x प्लस 7, ये g इंटू एफ ऑफ एक्स था, उसने कहा g इंटू एफ ऑफ 4 निकालो, मतलब उसके कहने का ये है जहां जहां x है वहां 4 पुट कर दो, अब सबसे एंड पे 4 पुट किया 7, बेटा 24 प्लस 7, आंसर बेटे कितना आ गया 31। पार्ट 2 पे आए, उसने आपसे पूछ लिया f इंटू एफ ऑफ 3, ये फाइंड करना है भाई, मेन फंक्शन पहले क्या लिखा है f, तो एफ ऑफ एक्स मेन फंक्शन है वो लिखो 3x प्लस 2, अब f के आगे फिर एफ ऑफ एक्स है, 3 तो बाद में पुट करेंगे ना, पहले हमने फंक्शन देखा है क्या, x की जगह पे फिर एफ ऑफ एक्स ही लगाना है, वो कितना है 3x प्लस 2 प्लस 2, 3 3 9x प्लस 6 प्लस 2, 9x प्लस बेटे कितना 8, अब ये f इंटू एफ ऑफ एक्स था और हमें x की जगह पे वो कह रहा है कि अब क्या पुट कर दो 3 पुट कर दो, बेटे यहाँ x की जगह पे 3 लगा दो बस, 9 3 27 प्लस 8, ऐड करें बेटे आंसर कितना आ जाएगा 35। फिर बेटा इसका लास्ट पार्ट है थर्ड वाला, उसमें कहता है f इंटू जी ऑफ माइनस 2 फाइंड करो, तो बेटे आपको करना क्या है, पहले f लिखा है मेन फंक्शन f है, f की वैल्यू लगाओ कितनी है 3x प्लस 2, अब f इंटू जी ऑफ एक्स लिखना है, अंदर g लिखा है ना जी ऑफ एक्स, x लिखा और 3 लिखा, x की जगह पे बेटे x का g का फंक्शन, x के पे किसका फंक्शन g का, वो क्या है जी 2x प्लस 3 प्लस 2, 3 2 6x प्लस 9 प्लस 2, फिर बेटा उसने आपसे कहा जी एक्स की जगह पे क्या पुट करो -2, -2 लगा दिया बेटा 6 -2, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करके 6x प्लस 11 लिख लें, ये प्लस 11 है, 6 2 12 माइनस का प्लस का 11, आंसर बेटे कितना -1। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट से बेटा तीनों कंप्लीट। जी बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, उसने आपको कुछ फंक्शंस दे दिए हैं और कहते हैं भाई इसका इनवर्स निकालें, बेटे बड़ा आसान, बस अब यूँ समझ लें जिस तरह अगर आप लोगों को याद हो इससे चैप्टर नंबर पिछला जो हमने आई थिंक चैप्टर 2 पढ़ा था, उसमें एक्सरसाइज है आई थिंक 2.5 2.6, जिसमें हम लोग अगर सब्जेक्ट एक्स होता था तो हम उसको वाई बनाते थे, वाई होता था तो एक्स बनाते थे, तो यूँ समझ लें आपने सब्जेक्ट ही बनाना है, वही एक्सरसाइज रिपीट होनी है, तो आप लोगों ने उससे पहले कुछ बातें समझनी है, वो जरा देखो, हम लोग लिखा करते हैं फंक्शन, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है वो बेटा किसके इक्वल होता है वाई के, ये बात आपने याद रखनी, जब भी फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स तो किसके इक्वल होगा वाई के, अगर मुझे इनवर्स फंक्शन चाहिए तो मुझे एफ यहाँ से इधर लाना है, तो बेटे इसका क्या करूंगा इनवर्स ले लूंगा, इधर लिया तो मैथ का असूल है दूसरी तरफ भी आपको क्या करना पड़ेगा लेना पड़ेगा, इधर इनवर्स लिया तो उधर भी लेंगे तो खत्म हो जाएगा,
और x किसके बराबर आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ y। ये जो मैंने बात लिखी है ना भाई, इसको आपने ज़हन नशीन रखना है। f इनवर्स ऑफ y जो है बेटा, वो किसके बराबर होता है, x के। फिर रिपीट कर रहा हूँ, f ऑफ x किसके इक्वल है, y के। हमें x की टर्म इनवर्स फंक्शन चाहिए, तो ये खत्म करें, उसके लिए f माइनस 1 लिखना पड़ेगा। ये कट जाता है, ये इनवर्स इधर लिया तो उधर भी लेना पड़ेगा। f इनवर्स ऑफ y आया और यहाँ क्या बच गया, x। ये हमें आगे क्वेश्चन में बड़ा हेल्पफुल होगा। अब आपने इसको ज़हन नशीन रखना। बेटे इसको क्या लिखेंगे हम लोग, f ऑफ x इसके बराबर होता है, अभी नबी कहा था y के बराबर 2x माइनस 3। अब आपके पास फंक्शन है x का इन टर्म ऑफ y, y इज द फंक्शन ऑफ x। x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, तो x का फंक्शन है। हमने इसको x की टर्म में अलग करना है, ये y की टर्म है, y सब्जेक्ट है, हमने समझ रहे x को सब्जेक्ट बनाना है। बेटा 3 माइनस इधर ले हैं, x को अकेला करना है। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x अकेला हो गया, x इधर लिख लें और इसको बेटा इधर लिख लें। x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, f इनवर्स ऑफ y, y प्लस 3/2। अब उसने आपसे कहा था f इनवर्स ऑफ x निकालो, हमारा क्या निकल आया, f इनवर्स ऑफ y। तो बेटे कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ x को रिप्लेस कर देंगे y से, y को रिप्लेस कर देंगे x से। रिप्लेस y बाय x। बेटे ये आपके पास f इनवर्स y की जगह पे x आ गया, x प्लस 3/2। ये भाई हमारा इनवर्स फंक्शन कंप्लीट। उसने कहा था f इनवर्स ऑफ x निकालो, निकला है, बस इतना सा काम था। f ऑफ x की जगह पे क्या पुट करूंगा, y 4x³ माइनस 1। मुझे सिर्फ ये पहले y सब्जेक्ट था, अब x को बनाना है। तो बेटा जिसको सब्जेक्ट बनाना उसे अकेला करना हो, तो कुछ नहीं चाहिए हमें। -1 पहले इधर ले आओ, प्लस का 4x³ ऐसे ही रहा। बेटे ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड x³ आ जाएगा। हमें सिर्फ x चाहिए, क्यूब खत्म करने के लिए बेटा इसका क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। मैथ में जिस तरह x की 2 पावर हो, तो बेटा खत्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। ये कट जाता है क्योंकि रेडिकल की पावर होती है 1/2। अगर 3 पावर है तो इसका क्यूब रूट लेना है, क्योंकि बेटे क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। ये कटेगा, खाली क्या बचेगा, x। तो बेटे ये आपके पास इसे कट गया। अगर इधर क्यूब रूट लिया है तो बेटे मैथमेटिक्स का रूल है दूसरी तरफ भी लेना पड़ेगा। ये भाई x वैसे ही आया और ये आप लोगों ने इधर लिख दिया, y प्लस 1/4 और ये बेटा क्यूब। x तो किसके इक्वल था, हमने अभी प्रूव किया हुआ है, f इनवर्स ऑफ y के। ये बेटे वैसे ही लिखा 3y प्लस 1/4। हमें बेटे f इनवर्स ऑफ x चाहिए, रिप्लेस कर दें, रिप्लेस y विद x या बाय x। बेटे f इनवर्स जहां जहां y है पूरी की पूरी इक्वेशन में, वहां वहां आपने क्या लगा देना है, x लगा देना। तो भाई ये भी हमारे पास इनवर्स फंक्शन कंप्लीट। इस पे आ जाओ बेटा, ये फंक्शन है, उसने कहा हुआ है x ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर यहाँ x की वैल्यू 1 से छोटी रखेंगे तो बेटा रेडिकल में नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव क्या होता है, इमेजिनरी, और उसके लिए आप कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते नहीं। लिहाजा 1 से बड़ी वैल्यू है, इसको वायलेट करते हैं, x-1। मुझे x अकेला चाहिए, उसके ऊपर रेडिकल खत्म करो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बेटे यहां स्क्वायर ले लें और चलें सिंगल ही लिख लेते हैं, ब्रैकेट के बगैर सिंगल वैल्यू है। और बेटा यहाँ पर भी स्क्वायर ले लें, ये स्क्वायर कट गया, y² इज इक्वल टू x-1। बेटे x को सब्जेक्ट बनाना है, 1 माइनस का इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, प्लस का।
अच्छा बेटा शायद आवाज का इशू आ रहा था, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। माइनस में तरह के प्लस हुआ, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, और हमने पढ़ा था कि x की जगह पे तो क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू बेटा वाई स्क्वायर प्लस 1। बेटे अब आपने क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है, और जब हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे f ऑफ x की जगह पे f इनवर्स ऑफ y लगाना है। रिप्लेस करें, ये हमने यहाँ x लगा दिया था गलती से, यहाँ बेटे y आना है। x की जगह पे हम क्या लिखते हैं, f इनवर्स ऑफ y, रिप्लेस y बाय x। तो बेटे f इनवर्स ऑफ x, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास बेटे इनवर्स फंक्शन, इसका भी फाइंड। इसी का लास्ट पार्ट है जी 4 वाला। f ऑफ x को बेटे y लिखा, x प्लस 1 ओवर बेटे 3x माइनस 2। इसको बेटा इधर लाके y से मल्टीप्लाई करा दो, 3x माइनस 2 और ये x प्लस 1, ये आ जाएगा 3xy माइनस 2y। x माइनस का इधर ले आओ और ये 1 बेटा इधर ही रहेगा। ये 3xy माइनस x इधर रहा, 1 माइनस का 2y बेटा उधर ले जाएं, किसका हो जाएगा, प्लस का। इन दोनों में x कॉमन ले लो, 3y माइनस 1 और बेटा x कॉमन, 1 प्लस ये 2y वैसे का वैसे। हमें चूंकि x की टर्म में इक्वेशन चाहिए थी, तो बेटा ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके इसको कर देंगे हम लोग डिवाइड। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो बेटे आपके पास ये x की टर्म में आ गया, तो हमने कहा था x की जगह पे तो क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3y माइनस 1। एंड वाला स्टेप में बेटे हम क्या करते थे, रिप्लेस करते थे किसको, y विद x। तो यहाँ पे बेटे आ गया f इनवर्स ऑफ x 1 प्लस 2x 3y माइनस 1। तो बेटा ये इसका इनवर्स फंक्शन भी हमने फाइंड कर लिया। अच्छा बेटा यहाँ पर भी क्या आना है, y की जगह पर x आना था, और ये कंप्लीट है जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड सच दैट, बेटे उसने f ऑफ x gf डिफाइन कर दी है, कहते हैं उनके इनवर्स भी निकालो। ये बेटा हम पिछले सवाल में भी सीख चुके हैं, वही पुराना काम। और आगे एक सेकंड पार्ट भी देता है, उसमें कहता है जी x भी फाइंड करना है जब f इनवर्स x और g इनवर्स x आपस में क्या होंगे, इक्वल। बेटे वही काम, f ऑफ x लिखा, इसकी जगह पे y लिखा, जो हम लोग पीछे कर चुके हैं। इसको हम क्या लेट किया करते थे, y, इसकी जगह पे y लिखा, 4x प्लस 2 प्लस इधर के माइनस का 4x रहा, 4 बेटे मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो गया, x की टर्म में फंक्शन बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग x की जगह पे तो क्या लिखा करते थे, f इनवर्स ऑफ y, हम लोग पिछले क्वेश्चन में ये बात सीख चुके हैं। मैंने लिखा, फिर बेटे y को रिप्लेस किया x से, और आपके पास f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब फंक्शन f ऑफ x की जगह उसने क्या दे दिया है, उसने दे दिया g ऑफ x। अभी बेटे सेकंड वर्ड में g ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 18 है। लेट, हम अब इसमें क्या करेंगे, g ऑफ x को वायलेट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम f ऑफ x को वायलेट करते रहे हैं, अब बेटे हम लोग g ऑफ x को वायलेट करते हैं। चूंकि आप लोगों को इसका इनवर्स फंक्शन चाहिए, तो बेटे मैंने g इनवर्स इधर भी लिया और इधर भी ले लिया। g इनवर्स g से खत्म और g इनवर्स y के साथ आ गया। x इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ y है, इसे अब आप लोगों ने याद रखना है। बेटा g ऑफ x को हमने वायलेट किया था, ये मैंने लिखा हुआ है, तो y लिखा 6x माइनस 8, माइनस 18 बेटा उधर ले जाए, किसका हो जाएगा, प्लस का। 6x इधर रहा, ये 6 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो गया, x आ गया y प्लस 18 ओवर 6। इसको हमने अरेंज किया, x इज इक्वल टू y प्लस 18 ओवर 6 लिखा। x की जगह पे बेटे उसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, यहाँ से g इनवर्स ऑफ y, और बेटे y को रिप्लेस कर दिया x से, आपके पास g इनवर्स भी आ गया। अब सेकंड पार्ट में उसने कहा था कि f इनवर्स और g इनवर्स बराबर हो तो फिर आप x फाइंड करो। बेटे मैंने एक लिखा, वही नॉट ऐड कंडीशन लिखी, f इनवर्स x की वैल्यू लगाई, g इनवर्स ऑफ x की वैल्यू लगाई। जब हमने वैल्यू पुट कर दी, तो बेटा वैल्यू पुट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ कटिंग की 2 2 4 2 3 6, बाकी सब कुछ वैसे लिखा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। 3 इंटू एक्स माइनस 2 और 2 इंटू एक्स प्लस 18, ये बेटा 3x 3 टू दर 6, 2x प्लस 18 2 दर 36। बेटे 2x प्लस के इधर ले आए माइनस का, माइनस 6 इधर आके प्लस का, 3x में 2x निकाले 1 रह जाएगा, 36 में बेटे 6 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 42। और क्वेश्चन नंबर 7 भी बेटे हमारा कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 8 बेटे लिखता है वेरीफाई दैट f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। कहता है ये भी निकालें x आएगा, इसका आंसर निकालें मेरे बच्चों, ये भी क्या आएगा x। बेटे एफ ऑफ एक्स तो उसने दे दिया, तो सबसे पहला काम हमें इसमें किसकी जरूरत है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। तो भाई इनवर्स फंक्शन निकालें। हम लोग क्या कर देते हैं जी, लेट किया करते थे एफ ऑफ एक्स को किसके बराबर, वाई के, और बेटे एक्स किसके बराबर आया करता था, एफ इनवर्स इनटू वाई। बेटे यहाँ लिखो वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 6, इसको इन टर्म में बनाएंगे, वाई की वाई एक्स सेपरेट करना है, वाई में सारी वैल्यूज ले आए, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये बेटे एक्स आ जाएगा। अब x इधर लिख लो, इसको अरेंज कर लो। x की जगह पे क्या लिखोगे, f इनवर्स इंटू वाई, और ये बेटे y प्लस 6। अगला स्टेप हमें पता है, हम क्या किया करते थे, रिप्लेस y बाय x। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू बेटे x प्लस 6। ये बेटा इनवर्स फंक्शन आ गया हमारा। अगर हम इसको हाईलाइट कर लें तो इसको बार बार देखना हमारे लिए आसान होगा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बेटे वो आपको कहता है जी आपको फाइंड करना है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। तो भाई मेन फंक्शन कौन सा हुआ, f का। तो बेटे f का फंक्शन पहले लिख लो, f ऑफ x पहले क्या था हमारा, x माइनस 6। अब x की जगह पे किसकी वैल्यू चाहिए हमें, f इनवर्स की। तो f इनवर्स जो है उसकी वैल्यू बेटे हमने अभी अभी कैलकुलेट की है। x की जगह पे क्या लिख सकता हूं, x प्लस 6 माइनस 6। बेटे प्लस माइनस कट गया, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल आ गया जी, x के। तो यही उसने कहा था x के इक्वल है। अभी हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में बेटे आप लोगों को f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x चाहिए, फिर भी कोई मसला नहीं है, बाहर पहला फंक्शन इनवर्स है तो ये मेन फंक्शन हुआ। तो बेटे एफ इनवर्स का मेन फंक्शन लिखो, वो कितना है, x प्लस 6। अब x की जगह पे क्या लगा दो, एफ ऑफ एक्स लगा दो। अब बेटे जब मैंने लगा दिया तो x की जगह पे मुझे एफ ऑफ एक्स पुट करना है, वो कितना है, x माइनस 6, x माइनस 6 प्लस 6, ये फिर कट गया, और आपके पास एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स का आंसर फिर x आ गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे जी हेंस प्रूव्ड f, ये वाली वैल्यू लिखें, इनटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स इनटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू बेटे x। बेटा इसका भी लेफ्ट साइड का आंसर x था, इसका भी x है, और उसने यही कहा था दोनों के आंसर इक्वल हैं और आएंगे भी किसके बराबर, x के बराबर। पहला पार्ट कंप्लीट। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 फिर उसका सेकंड पार्ट है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है, हस्बे मामूल हम लोग एफ ऑफ एक्स को वायलेट करते थे, और x किसके बराबर था, एफ इनवर्स ऑफ y। बेटा y लिखा है इसकी जगह पर, x अकेला करना है, x आजाद से, जो कुछ साथ है इधर ले आओ, माइनस इधर आके प्लस हो गया, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया। x को अरेंज करके ये लिखा, और x की जगह पे क्या लिख दिया, एफ इनवर्स ऑफ y यहाँ से उठाया। बेटे इसमें आपने y को रिप्लेस कर दिया किससे, x से, ये इक्वेशन बनी, ये एफ ऑफ इनवर्स का फंक्शन आ गया। उसने कहा था ये फाइंड करो। बेटा पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली ये वाली, पहले क्या लिखा हुआ है, x मेन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दो, 7x माइनस 4 लिखा। फिर x की जगह पे एफ इनवर्स पुट करना है, जहां x है वहां x के इनवर्स की वैल्यू लगाओ, x प्लस 4 ओवर 7 वो पुट किया x की जगह पे, बाकी सब कुछ वैसे ही, 7 7 से कटा, प्लस 4 माइनस 4 से कटा, x आ गया। राइट हैंड साइड बेटा ये है, इसमें इनवर्स पहले लिखा हुआ है, तो इनवर्स मेन फंक्शन हुआ वो पहले लिखा है, x प्लस 4 ओवर 7। फिर x की जगह पे एफ ऑफ एक्स लगाना है। बेटे x की जगह पे क्या लिखा, 7x माइनस 4 प्लस का 4 वैसे ही जो आपस में कट गया, नीचे बच गया 7 7 7 से कट गया, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स x के बराबर आ गया। हेंस प्रूव्ड हुआ लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। फिर बेटा तीसरा एक फंक्शन दिया x माइनस 3 ओवर 4, इसको बेटा वायलेट किया, उसके बाद 4 डिवाइड हो रहा है, पहले इधर आके मल्टीप्लाई होगा। कुछ बच्चे माइनस 3 पहले ले आते हैं, भाई अगर डिवीजन हो रही है तो पहले वो सिंप्लीफाई होगी, डिवाइड हो रहा है 4 तरह के मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 3 तरह के बेटे प्लस, x की टर्म में फंक्शन बना, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ इनवर्स y लिखा, यहां से देखकर रिप्लेस किया y को x से। बेटे यहाँ x आया, यहाँ पे भी x आ गया, इनवर्स फंक्शन बना लिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड ली जी, बाहर पहले क्या लिखा है, एफ एक्स वो मेन फंक्शन है, वही लिखा है x माइनस 3 ओवर 4। बेटे x की जगह पे एफ इनवर्स ऑफ x पुट किया,
जहां x है वहां f की इनवर्स की वैल्यू चाहिए, और वो कितनी थी 4x प्लस 3। मैंने x की जगह पे लिखा 4x प्लस 3 माइनस 3 वैसी ओवर 4 प्लस 3 माइनस 3 से भाई कट गया, यहाँ पर आ गया 4 4 से कटा तो x आ गया। इस तरह बेटा राइट हैंड साइड ली, पहले इनवर्स लिखा था, मेन फंक्शन इनवर्स है, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3, और बेटा यहाँ पर जब उसकी वैल्यू पुट की x की जगह पे f ऑफ x की, और वो कितना था x माइनस 3 ओवर 4, वो लगाया 4 4 से कटा, x माइनस 3 प्लस 3 बचा, आपस में कटे x बच गया। फिर बेटे लेफ्ट साइड का आंसर भी x था और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास कितना आ गया है, x आ गया। दोनों इक्वल है, लिहाजा लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। अच्छा बेटे पार्ट 4 की तरफ चल रहे हैं। पार्ट 4 हमारा जो उसने फंक्शन आपको दे दिया है, इसी का ये है पार्ट नंबर 4। एफ ऑफ एक्स फंक्शन एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2। बेटे फिर वही काम जो पीछे किए हैं। सबसे पहले इसका हमने इसको वायलेट किया हुआ था, वाई लिखा, एक्स की टर्म में आंसर बनाना है। ये एक्स प्लस 2 बेटे डिवाइड हो रहा है तरह के वाई से मल्टीप्लाई हुआ, वाई को मल्टीप्लाई करो, वाई एक्स प्लस 2y, ये बेटा वैसे का वैसे ही, ये x था इधर आके क्या हो गया माइनस, ये 2y प्लस के इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, ये -4, इन दोनों में x कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये फैक्टर वैसे लिखा। मुझे x चाहिए था, ये फैक्टर मल्टीप्लाई और इधर लाके डिवाइड कर दिया। x को हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ y लिखा और उसके बाद y को रिप्लेस कर दिया। बेटा इनवर्स फंक्शन हमारे पास बन के ये वाली शक्ल आ गई। इसमें जहां जहां x था वहां y था, वहां वहां x लगा दिया। लेफ्ट हैंड साइड ली, ये मेरे पास फंक्शन था f ऑफ x का, पहले f लिखा है तो मेन फंक्शन f ऑफ x होगा। बेटा f ऑफ x की वैल्यू लगाई, फिर x की जगह पे किसकी वैल्यू पुट करनी है, f इनवर्स ऑफ x। मैंने बेटे x की जगह पे यहाँ पे भी इनवर्स लिखा, -4 नीचे कुछ नहीं 1 लिखा, ये मेन जो फ्रैक्शन थी लगाई, x की जगह पे फिर वैल्यू लगाई, फिर प्लस का 2 वैसे का वैसे, नीचे कुछ नहीं था 1 लिखा। बेटे इसका एलसीएम ऊपर ले लें, इसका एलसीएम नीचे ले लें, ये x माइनस 1 है, ये खाली 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा x माइनस 1। जब ये सेम है दोनों, ये बेटा वैल्यू आपस में एक दूसरे से जब डिवाइड करेंगे कटेगा, 1 रह जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये फैक्टर बेटा वैसे का वैसे, ये माइनस बेटा वैसे ही लगाया, ये 4 वैसे ही लिखा। अब 1 से जब इसको इसने 1 से डिवाइड होना है तो ये पूरे का पूरा ही वैसे आ जाता है, 1 से डिवाइड होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये बेटा x माइनस 1 वैसे ही आ गया। इसी तरह जो नीचे वाली वैल्यू है बेटा, इसका भी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हमने इसका भी फंक्शन ले लिया, ये x माइनस 1 एज इट इज आया, ये बेटे आपके पास इसके साथ जब डिवाइड होगा ये कट जाएगा, 1 रहेगा, ये वैसे ही आ जाएगा -2x माइनस 4, ये बेटे प्लस है, प्लस लगा दिया। ये बेटे जब 1 से डिवाइड होगा इसके साथ, तो 1 से डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ता, ये वैसे ही आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये x माइनस 1 आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कट जाएंगे, और ये वाला फैक्टर हमारे पास बच जाएगा। ये जो बच गया इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 2x माइनस 4 माइनस ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करें, -4x माइनस माइनस प्लस 4, ये बेटे वैसे ही आया, 2 अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 2x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बेटे ये आपके पास -4 प्लस 4 कटा, 2x माइनस 2x कटा, ऊपर आएगा -2 -4 -6x, और नीचे बेटे -4 -2 -6 -6 कटा, बेटे क्या रह गया x। एक साइड हमारी सॉल्व। अब हम इसकी तरफ चलते हैं राइट हैंड साइड पे, उसमें f इनवर्स पहले लिखा है, मेन फंक्शन इनवर्स क्या है तो बेटा उसको पहले लिख लो। उसके बाद यहाँ पर x की जगह पे f ऑफ x लगाना है, -2 वैसे ही, x की जगह पे बेटे हमने f ऑफ x पुट किया, वो दिया हुआ है x माइनस 4 ओवर x प्लस 2, माइनस का 4 ओवर कुछ नहीं था 1 लिख दिया। ये बेटे आपके पास x था, उसकी जगह फिर f ऑफ x लिखा, माइनस का 1 है और नीचे भी कुछ नहीं था 1 लिखा। बेटे इस ऊपर वाले हिस्से का एलसीएम लें, x प्लस 2 है और ये 1 है तो x प्लस 2 ही आ जाएगा, x प्लस 2 से डिवाइड होगा, 1 रह जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यही फैक्टर आ जाएगा, -2x माइनस माइनस प्लस 2 4 8, ये बेटे -4 लिखा। जब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा फैक्टर बचेगा जो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर बेटा नीचे वाले कैल्शियम लिया, वो भी x प्लस 2 आया, ये कटा, 1 बचा, x माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया वैसे ही आ गया, दरम्यान में माइनस है लगा दिया। बेटे जब 1 को इससे डिवाइड करोगे x प्लस 2 एज इट इज आएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस 2 वैसे का वैसे ही आ गया। ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि बाहर क्या था माइनस, और अगर बाहर माइनस होगा तो बेटे आपके पास इसको ब्रैकेट जरूर लगानी है, जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा साइन चेंज,
इसको मैंने x प्लस टू से कट गया, ये बेटा -2x प्लस 8 -4x -8 मल्टीप्लाई हो गया -4x माइनस प्लस -4 2 8 आ गया। x -4 वैसे ही बेटा माइनस अंदर जाएगा, -x माइनस प्लस -2 प्लस 8 -8 कटा बेटे प्लस x -x कटा, -2 -4 कितना आ गया -6x और ये -4 -2 -6 ये भी कट गया, x आ गया बेटा, लेफ्ट साइड का भी x था राइट साइड का भी x था, hence proved that left hand side is equal to right hand side। और बेटा इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो है वो सारे पार्ट के साथ कंप्लीट। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट फाइंडिंग f इनवर्स ऑफ x फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x। बेटे आप फंक्शन दिया है, कहता है f इनवर्स नहीं निकालना, उसके निकाले बगैर आपने क्या करना है, डोमेन रेंज निकालनी है इनवर्स फंक्शन की। बेटे हमने शुरू में, अगर आपने लेक्चर शुरू में देखा है तो हमने ये बात कही थी, डोमेन जो f ऑफ x की होगी वो इनवर्स के रेंज की बराबर होगी, और जो रेंज होगी फंक्शन की वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन के इक्वल होगी। हम अगर इसकी डोमेन और रेंज निकालने में कामयाब हो जाएं तो बेटा हमारा सवाल हल हो गया। अब डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, बस ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है। बेटा देखो याद रखो, x की तमाम वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं, और उससे जो y की वैल्यूज आती हैं वो रेंज होती हैं। आप x की वो तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइंड रहे, उसका कोई ना कोई आंसर आए y का लाजमी। अगर कभी फंक्शन ऐसे आ जाए कि x की कोई वैल्यू रखें और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, y की वैल्यू ना आए, तो बेटा फिर वो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। अब यहाँ आ जाए, देखें आप x की जगह पे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, -1 -2 -3, बेटे कोई ना कोई y का आंसर जरूर आएगा। तो आप लिखेंगे सिंस फंक्शन is satisfied all the real number, satisfied for all the real number, सारी वैल्यूज कोई भी पुट करें आंसर कोई ना कोई जरूर आएगा। फॉर ऑल द रियल नंबर्स, बेटे रियल नंबर सारे आ जाएं तो वो तो रेंज कोई नहीं होती, इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो अब लिखेंगे सो डोमेन एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, बेटे आप कुछ भी लिख सकते, और जब आप यहाँ कुछ भी पुट करेंगे तो भाई y का भी तो फिर जो मर्जी आंसर आ सकता है ना। तो इसी तरह बेटा जो रेंज होगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स वो भी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। और नीचे आप लिखेंगे वी नो डेट, हमें क्या पता है, हमें पता है भाई कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स तो किसके बराबर है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स के। तो बेटे आप लोग इसकी डोमेन की वैल्यू लगाएं, कितनी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जो कि किसके बराबर आ गई है, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। बेटा इनवर्स फंक्शन पहले लिख लेते हैं, तो यहां हम लिख देते हैं रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और बेटा इसी तरह जो डोमेन है हमारे पास, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन किसके बराबर थी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो बेटा डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन वो बेटे आपके पास रेंज लिखे एफ ऑफ एक्स की कितनी थी, वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और ये बात आपको याद होनी चाहिए कि भाई इन्फिनिटी पर हम हमेशा क्या करते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं, क्लोज इंटरवल नहीं लगाते। तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अच्छा जी बेटा देखो अगले पार्ट में उसने कहा फंक्शन है 1/2x प्लस 8। अब देखें x फिर यहाँ लिखा हुआ है, आप x के पे 1 लगाएं, 2 लगाएं, -1 -2 कुछ भी लगाएं, फंक्शन हमारा डिफाइन होगा, कोई ना कोई y की वैल्यू आएगी। तो हमने लिख दिया सिंस द फंक्शन f ऑफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स।
अगर सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं तो बेटा एक्स की सारी वैल्यू जो है वो रियल नंबर है, तो उसको डोमेन कहते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और बेटा उससे आंसर जो है वो भी क्या आएगा, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, तो वो भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, क्योंकि फंक्शन हर वैल्यू पे डिफाइन है। तो डोमेन रेंज निकली, इसी की डोमेन को हमने बेटा इनवर्स फंक्शन की रेंज कह दिया, और उसी की रेंज को इनवर्स फंक्शन की डोमेन कह दिया। तो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन रेंज एफ ऑफ एक्स की वो भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन की डोमेन एफ ऑफ एक्स है, और वो भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। सेकंड पार्ट भी बेटा कंप्लीट। अच्छा बेटे पार्ट 3 है हमारा एफ ऑफ एक्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब बेटे जरा देखें, ये थोड़ी सी बात यहाँ मैं समझा रहा हूँ। हमने कहा था हम एक्स की वो तमाम वैल्यूज रख सकते हैं जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन हो जाए। अगर अनडिफाइंड हो गया तो एक्स की वैल्यू हम रख सकेंगे नहीं। देखो बेटे अनडिफाइंड का मतलब होता है, याद रखो, कोई भी वैल्यू हो अगर उसके नीचे जीरो आ जाए तो हम उसे कहते हैं ये क्या है, अनडिफाइंड है। इसका मतलब है चूंकि फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन में दिया गया है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। 1 प्लस एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। अगर जीरो आ गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और 1 प्लस एक्स अगर जीरो होता है, फर्ज कर लेते हैं, तो बेटे इसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 रखूं तो ये क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि +1 -1 कट जाएगा। जब जीरो आ गया तो अनडिफाइंड हो गया, लिहाजा -1 नहीं रख सकते और जो मर्जी रख सकते हैं। तो आए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा सिंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर 1 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। 1 प्लस एक्स अगर जीरो होगा तो ये डिफाइंड नहीं होने लगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई, -1। तो हम लिखा सो -1 मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। -1 एक्सक्लूड कर दें, बाकी सब कुछ डोमेन का हिस्सा है, सिर्फ -1 नहीं आ सकता। तो बेटे मैंने डोमेन लिखी माइनस इंफिनिटी से -1 और -1 से माइनस इंफिनिटी। ये मैंने इसके साथ ओपन इंटरवल लगाया है, इसका मतलब है -1 इंक्लूड नहीं है। बेटे अब आपको अगर ये x की वैल्यू किसी पे अनडिफाइंड हुआ है तो बेटा फिर किसी रेंज की वैल्यू पे भी तो अनडिफाइंड होगा। तो वो हमें कैसे पता लगता है, हम लोग उसको, ये फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू समथिंग था, हम इसको रिवर्स करके x इंटू समथिंग बनाएंगे। यहाँ y सब्जेक्ट था, यहाँ हमने x को सब्जेक्ट बनाना है। उसके लिए वही काम, इसको y लेट किया, ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, और ये बेटे आपके पास y कॉमन, ये वाला y प्लस एक्स इधर ले जाए माइनस का हो जाएगा, x कॉमन लिया, 1 माइनस वाई इधर लाके डिवाइड कर दिया, x आ गया y माइनस वाई ओवर 1 माइनस वाई। अब बेटे हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू को क्या कहते हैं, रेंज। तो बताएं ना जरा y की क्या वैल्यू रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर y 1 रख दूं तो फिर जीरो आ जाएगा, और अगर जीरो आ गया तो बेटा ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने लिखा फॉर एक्स टू बी एग्जिस्ट, एक्स एग्जिस्ट करेगा जब 1 माइनस वाई जीरो ना हो, और अगर ये जीरो हो जाता है तो कब, जब y 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 होनी चाहिए नहीं। इसका मतलब है 1 के अलावा जो मर्जी हो। तो बेटे आपके पास माइनस इंफिनिटी से 1 और 1 से प्लस इंफिनिटी, ओपन इंटरवल इधर भी 1 के साथ लगाया क्योंकि ये शामिल नहीं होगा। तो बेटे यहाँ पे हमने डोमेन भी निकल आई और रेंज भी निकल आई। एफ इनवर्स की डोमेन रेंज के बराबर है, वो हमने ये लिख दी, और बेटे एफ इनवर्स की रेंज एफ ऑफ एक्स की डोमेन के बराबर है, वो बेटा हमने ये लिख दी। और इसके साथ ही हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अच्छा बेटा पार्ट 4 देखिएगा, उसने फंक्शन दे दिया है √x-2। अभी आप लोगों ने याद रखना है, मैंने फिर कहा था हर वो वैल्यू एक्स की लिख सकते हैं जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन हो। बेटे रेडिकल में आ गई ना वैल्यू, और रेडिकल में जब आ जाए तो याद रखो हमने पढ़ा था रेडिकल के अंदर माइनस आना नहीं चाहिए। अगर माइनस आ जाए तो इमेजिनरी हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन वहां पर डिफाइन होगा नहीं। तो हमने लिखा एक्स की जो वैल्यू है 2 हो सकती है, 2 से बड़ी हो सकती है, छोटी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो -1 आंसर आएगा, और रेडिकल में -1 आ गया तो इमेजिनरी हो गया, फंक्शन आपका रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो आप एक्स की तमाम वैल्यूज रख सकते हैं जो 2 से शुरू हो और आगे बढ़ती जाए, 2 से छोटी नहीं रख सकते। तो हमने लिखा सिंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड नॉट डिफाइंड एक्स लेस देन 2, 2 से बड़ी सारी और 2 भी इंक्लूड है, इसलिए बेटा डोमेन आ गई 2 से शुरू हुआ और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। अब जब आप लोग यहां पर कम से कम क्या पुट कर सकते हैं, 2। जब 2 पुट करेंगे तो आंसर बेटा कितना आ जाएगा, 0। तो जो आंसर आएगा उसे क्या कहते थे, रेंज। 0 से छोटी वैल्यू हमारी आ सकती नहीं, क्योंकि हम लोग 2 से छोटी रकम नहीं पुट कर सकते।
अगर बेटे मैं 1 पुट करूंगा तो -1 आ जाएगा, तो इमेजिनरी है, रियल नंबर में आएगा नहीं, फंक्शन डिफाइंड नहीं होना। तो हमारे पास जो रेंज की वैल्यू आनी है, अगर हम इसको वायलेट करें, देखें जरा, x-2 सबसे छोटी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 2, और ये आ गया 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। इसके बाद मैं 2 की बजाय 3 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, 6 रखूं, आंसर बेटे बढ़ता जाएगा। कहां तक बढ़ेगा कोई पता नहीं, तो 0 से लेके कहां तक चले जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी तक। तो मैंने लिखा द मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2। इसके बाद क्या हुआ, सो एज x इंक्रीजेस, जैसे x बढ़ाते जाएंगे, अंडर रूट x माइनस 2 आल्सो इंक्रीजेस अप टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी तक क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो बेटा उसकी रेंज क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी तक। यहां पे भी क्लोज इंटरवल लगाया, यहां पे भी, क्योंकि 2 भी शामिल है, 0 भी शामिल है। बेटा डोमेन इनवर्स फंक्शन की रेंज के बराबर है, तो इसकी एफ ऑफ एक्स की रेंज लिख दी जो कि इनवर्स की डोमेन थी, और इनवर्स की रेंज एफ ऑफ एक्स की डोमेन थी, और मैंने बेटे वो लिख दी। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी बेटे क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। बेटे क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, जी ऑफ एक्स बेटा एक फंक्शन है, कहते हैं जी ए फाइंड करें जबकि एफ ऑफ ए जी ऑफ ए के इक्वल होगा। तो बेटे आप लोग जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो पहले एफ ऑफ एक्स लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, एक्स की जगह पे ए लगा दें, ए स्क्वायर प्लस 9, ये बेटे 1 इक्वेशन कर लें। दूसरा बेटा आप लोग जी ऑफ एक्स लिखें, वो आपके पास कितना है, एक्स प्लस 21, एक्स की जगह पे वो कहता है ए पुट करो, ए पुट कर दिया, तो ए प्लस 21 इक्वेशन 2 है। कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एफ ऑफ ए का आंसर इक्वल है बेटे किसके, जी ऑफ ए के आंसर के। एफ ऑफ ए का आंसर जब जी ऑफ ए के इक्वल आ गया तो बेटे एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस 9, जी ऑफ ए बेटा कितना है, ए प्लस 21, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 9 माइनस 21 इक्वल टू 0। बेटा ये दोनों इधर ले आए, ये माइनस हो गया, ये प्लस इधर आके माइनस, ए की 2 माइनस ए बेटा वैसे लिखा, 21 में से 9 माइनस करें तो माइनस का 12, बेटा 12 1 12, 12 के फैक्टर हम क्या बना सकते हैं, 1 12, 2 6, 3 4, बेटे 1 चाहिए, इससे नहीं आना, इससे नहीं आना, 3 4 वाला फैक्टर, ठीक है। तो माइनस जो चाहिए साइन वो बड़ी वैल्यू को देना है, -4a प्लस 3a माइनस 12 इक्वल टू 0। बेटा पहली दो वैल्यू में से एक कॉमन, a माइनस 4 बचा, अगली में 3 कॉमन, और बेटे फिर a माइनस 4 बचा, क्योंकि 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4, दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक है। ये बेटा कॉमन ले लिया, इधर से a बचा, यहां से क्या बचा, +3 इक्वल टू 0। दो वैल्यूज बेटे मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर क्या है, 0 के इक्वल। दोनों के बेटे हम लोग बारी बारी किसके इक्वल कर देंगे, 0 के, क्योंकि हमें नहीं पता 0 है कौन। तो बेटे यहाँ से a की वैल्यू आ गई 4, और बेटे यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, -3। उसने आपसे यही कहा था कि बेटा a फाइंड करो, तो a बेटे यहाँ 4 होगा, या a क्या होगा, -3 होगा। इसके साथ ही बेटे हमारी एक्सरसाइज 4.1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपने इसमें से बहुत सारी बातें सीखी होंगी, कुछ नई चीजें भी आपको सीखने को मिली होंगी। अगर बेटे आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर पहले से कर चुके हैं तो फिर बहुत अच्छी बात। इसके साथ ही बेटा शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी किया करें। और अगर आप लोगों को बेटे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।